स्वागत है मिथिक वर्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। पौराणिक कथाओं से लेकर रहस्यमयी लोक कथाओं तक हम आपको सुनाते हैं वो आवाजें जो आपकी कल्पना को नई उड़ान देती हैं। डिस्क्लेमर: यहां प्रस्तुत सभी ऑडियो बुक्स और कहानियां केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए हैं। मूल रचनाओं के अधिकार उनके लेखकों और प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। हमारा उद्देश्य है कहानियों का जादू आप तक पहुंचाना। सुरक्षित होने के बाद वल्कन और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा, जबकि उनका जोश अभी भी बढ़ा हुआ था। फिर वे जोर जोर से चिल्लाने लगे और विजय का नारा लगाने लगे। यह अद्भुत था! वल्कन खुशी से हंसा। हां ठीक है, यह आरामदायक और उत्तम दर्जे का है। अर्जुन ने अपने नए सूट को गौर से देखा। मानो यह मेरे लिए ही बना हो। मैं कल सुबह की खबर और डायनमिस की प्रेस विज्ञप्ति देखने के लिए बेताब हूं। वल्कन कान तक मुस्कुराया, यह समझाने की कोशिश करते हुए उस राव गधे का चेहरा देखना ही सार्थक होगा। वह इसे छुपा भी नहीं सकता। तो हम शर्त जीत गए चीफ? अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। हां, हम करते हैं, वल्कन ने हंसते हुए जवाब दिया। आसानी से? उम्मीद है कोई इनाम होगा। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखकर अर्जुन भावशून्य होकर बोला, लगता है हमें फोन आ रहा है। यह मेरे पुराने डायनामिस दिनों का बंद हो चुका चैनल है। वल्कन ने फोन उठाते हुए कहा। शरीफो, क्या तुम्हें समझ भी आता है कि तुमने क्या किया है? रेडियो के दूसरी तरफ से कुलदीप बोला। तुमने कश्मीरी सूट चुराने के लिए हमारे मुख्यालय में तोड़फोड़ की। तुम्हें लगता है कि तुम सजा से परे हो? आपको अपनी सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए, वल्कन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। डायनामिस इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा, कुलदीप ने धमकी भरे लहजे में जवाब दिया। इस बार तो तुमने ज्वालामुखी में पेशाब कर दिया है, वल्कन ने चैनल बंद करके जवाब दिया। तो आगे क्या चीफ? अर्जुन ने पूछा। मतलब आप वहां के नियुक्त ड्राइवर हैं? नेहा, जब कोई ना हो तो तुम मुझे नेहा कह सकती हो। उसने स्क्रीन के ऊपर से देखा कि कहीं कोई अब तक उनका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन उसका गुप्त उपकरण बिल्कुल सही काम कर रहा था। हम घर जा रहे हैं। अरुण का घर दूसरी तरफ है। नेहा ने अपने कंधे के ऊपर से उसे ऐसे देखा जैसे वह अब तक का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। हम मेरे घर जा रहे हैं। ओह! अर्जुन ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और एक क्षण के लिए उसके पास शब्द कम पड़ गए, लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ बात आई। क्या वाइवर्न सुरक्षित शब्द है? वल्कन का हाथ अर्जुन के बालों की ओर बढ़ा, उन्हें पकड़ लिया और उसके सिर को अपने से 1 इंच दूर कर दिया। हां होशियार, जीनियस ने कुरियर को अपने नंगे दांत दिखाते हुए कहा। लेकिन स्पॉइलर की चेतावनी, वल्कन ने उसके कान में फुसफुसाया। मैं नहीं सुनूंगा। इसका अंत उम्मीद के मुताबिक ही हुआ। अर्जुन नग्न अवस्था में बिस्तर से बंधा हुआ था। एक ओर काले नाइट गाउन में पागल वल्कन था और दूसरी ओर आलीशान पोशाक थी। यह सब एक जाल था। कुरियर ने बेड़ियों से जूझते हुए पागल जीनियस पर आरोप लगाया। तुम्हें तो बस उस आलीशान खिलौने की परवाह थी। बहुत बढ़िया अर्जुन, नेहा ने चाकू से खेलते हुए कहा। निष्क्रिय आलीशान कुर्सी पर बैठा देख रहा था। अब मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ। मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मैं छोटे कद वाले लोगों को नीची नजर से देखता हूं। अगर तुम बात नहीं करोगे, नेहा ने चाकू उसकी ठोड़ी पर रख दिया और अपना खाली हाथ उसकी छाती पर रख दिया, मैं तुम्हें चीखने पर मजबूर कर दूंगी। मत देखो, अर्जुन ने निष्क्रिय आलीशान से नजरें हटाने की कोशिश करते हुए कहा। कृपया मत देखो। दूसरे कमरे से फोन आया, जिससे रोल प्ले में बाधा उत्पन्न हुई। नेहा ने गहरी सांस ली। मुझे 1 मिनट दो, उसने कहा, खाली कंडोम के डिब्बे के ऊपर से कदम रखते हुए जमीन पर पड़े कपड़ों के बीच अपना मोबाइल फोन ढूंढने लगी। अर्जुन ने सीटी बजाई तो वह कॉल उठाने के लिए बेडरूम से बाहर चली गई। जैसा कि पता चला, वल्कन किसी आलीशान विला में नहीं बल्कि अपनी ही ढलाई खाने में रहती थी। उसने इलाके के ऊपरी हिस्से को एक विशाल ध्वनिरोधी अपार्टमेंट में बदल दिया था, जो एक सुंदर स्टीम पंक शैली में बना था। पीतल के पाइप और टिन के गियर मुख्य सजावट थे। हालांकि वल्कन ने बेडरूम की दीवार में बिस्तर के सामने एक प्लाज्मा टीवी भी लगवाया था। यह काफी आरामदायक था और उसने यूजीन हेनरी के लिए एक कूड़ेदान भी रखा था,
हालांकि वल्कन स्पष्ट रूप से उस जगह की सफाई अक्सर नहीं करती थी। नेहा आखिरकार आंखें घुमाते हुए लौटी। क्या यह फिर से मिस्टर मोनसेंटो थे? अर्जुन ने पूछा। नेपच्यून। वो कल रात से बहुत नाराज है और मीटिंग बुलाना चाहता है क्योंकि वो डरपोक है। उसने अपना नाइट गाउन जमीन पर गिरा दिया, चादर उठाई और नीचे खिसक गई। उसकी नंगी त्वचा कुरियर की त्वचा से छू गई, हालांकि उसने उसकी बेड़ियां नहीं खोली। अर्जुन। हां, मुझे फिर कभी छोटा मत कहना। आओ नेहा, बड़ी इंसान बनो। उसका चाकू बिस्तर के पीछे दीवार पर लगा कुरियर के चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर। अर्जुन ने पलक तक नहीं झपकाई। अब तक उसे समझ आ गया था कि उसकी भौंकने की आवाज उसके काटने से भी ज्यादा खतरनाक थी। हालांकि उसने उसे काटा था। तुम खुशकिस्मत हो कि बिस्तर में अच्छी हो, इसलिए तुम्हें एक और दिन जीने का मौका मिला। वल्कन ने उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा। तुमने कितनी औरतों के साथ संबंध बनाए हैं? मैं गिनती भूल गया, उसने जवाब दिया। अभ्यास से निपुणता आती है। मुझे भी यही लगा था। मुझे नहीं पता था कि जीभ से भी ऐसा हो सकता है। नेहा ने उन्हें देख रहे खरगोश की तरफ देखा। दरअसल वो आलीशान खिलौना क्या है? कुछ चीजों का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऊर्जा रीडिंग का क्या मतलब निकालूं। अर्जुन ने स्वीकार किया। मैंने इसे उच्च आयाम की खोज के लिए एक जांच के रूप में उपयोग करने की कोशिश की। और? नेहा ने पूछा, बिना इसकी समझदारी पर सवाल उठाए। काम किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने तो बस दूसरी तरफ से किसी चीज को हमारे आयाम में मुफ्त में आने की इजाजत दे दी। अब यह नहीं जाएगा। रुको, तुम कह रहे हो कि तुम्हारा खरगोश भूतिया है? अर्जुन ने सिर हिलाया और उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि इससे नेहा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह आयाम, क्या तुम उसका वर्णन कर सकती हो? यह स्थान और समय से परे का क्षेत्र है, लेकिन मैं इसे ज्यादा नहीं देख पाया हूं। उसने भौहें चढ़ाईं। क्यों? क्या आप जानते हैं कि रेड जीनोम ऊर्जा में हेरफेर कर सकते हैं, बिजली से लेकर तरंग दैर्ध्य तक? अर्जुन ने सिर हिलाया। देखिए, रेड जीनोम, असली रेड जीनोम अपने चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र उत्सर्जित करते हैं, विकिरण की तरह। इस परिवेशी ऊर्जा, इस रेड फ्लक्स को पकड़ा जा सकता है, जमा किया जा सकता है और फिर बैटरियां बनाने के लिए परिष्कृत किया जा सकता है। डायनामिस इसी तरह लेजर हथियार बनाता है। और आपको लगता है कि यह ऊर्जा किसी दूसरे आयाम से आती है? अर्जुन ने अचानक बहुत उत्सुकता से पूछा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और डायनामिस को भी, उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। फायरब्रांड नॉको नफ एलिक्सियर जीन में बदलाव करता है ताकि जीनोम पायरोकिनेसिस कर सके, लेकिन लाल आयाम से कोई संबंध नहीं बनाता। इसलिए शरीर केवल उपलब्ध ऊर्जा, यानी मानव शरीर की ऊर्जा का ही उपयोग करता है। इस तरह तुम्हारा फायरमैन कवच उनकी पायरोकिनेसिस को बढ़ाता है, अर्जुन ने अंदाजा लगाया। तुम लेजर हथियारों के लिए बनी बैटरियां लेते हो और इस रेड फ्लक्स ऊर्जा को जीनोम के शरीर में स्थानांतरित करते हो। नेहा ने गर्व से कहा। ये उतने ही शक्तिशाली हो जाते हैं जितने मूल पायरोकाइनेटिक जीनोम, जिस पर नकल आधारित हैं, कम से कम जब तक बैटरी पावर चलती रहती है। डायनेमिस उस काल्पनिक लाल आयाम की ओर एक पुल बनाने की कोशिश में अपनी सारी दौलत बर्बाद कर रहा है। हालांकि वे अभी तक ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए हैं। वह फ्लक्स, क्या आपको लगता है कि अन्य रंगों वाले जीनोम वेरिएंट उत्पन्न करते हैं? मुझे लगता है, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पाई हूं। लाल ऊर्जा है, इसलिए इसे मापना आसान है, और चूंकि लगभग सभी लाल जीनोम के आक्रामक अनुप्रयोग होते हैं, इसलिए मेरी शक्ति उनके साथ आसानी से काम करती है। लेकिन आप जीवन को कैसे मापते हैं, जैसे हरे जीनोम के साथ? उसने उसे एक जानकार मुस्कान दी। हालांकि अगर आप मुझे अपनी शक्ति के बारे में सच बताएं, तो हम इस पर साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अर्जुन ने चौंक कर हाँफते हुए कहा, तुम्हें मेरी असली सच्ची शक्ति के बारे में पता है? देखो, वो बकवास जो तुमने प्लूटो को बताई थी कि तुम्हारी शक्ति असल में कैसे काम करती है। उसने उसकी आंखों में देखा। तुम तो बस हमारी टांग खींच रहे थे। मुझे लगा कि हमने आज सुबह ही ऐसा किया था। वह हंसी। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि मैं उत्सुक हूं, नेहा ने उसके गाल सहलाते हुए कहा। तुम स्मार्ट मजाकिया और एक आदर्श सज्जन हो, फिर भी मैं कह सकती हूं कि तुम्हारा अपना एजेंडा है।
मैं बस एक जरूरतमंद दोस्त की मदद करने और खुशी पाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि बस इतना ही है, नेहा ने कहा। तुम इस संगठन में किसी और चीज के लिए एक कदम के तौर पर शामिल हुए हो। कोई बात नहीं, मैं भी वीर के प्रति ज्यादा वफादार नहीं हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी शक्ति दुनिया बदल देने वाली है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम प्लूटो को इसकी असली सीमा बताने से क्यों डरोगे। अर्जुन ने इसे टाल दिया। मुझे लगता है कि इस बारे में बात करना अभी थोड़ी जल्दी होगी। वल्कन उसकी छाती पर बैठ गया, एक एक पैर दोनों तरफ। तो फिर हम क्या करेंगे अर्जुन? पता नहीं, कोई गर्मियों का चक्कर? अर्जुन को क्रिश और मेटागैंग से हुई अपनी पिछली मुलाकातों के बाद कई मायनों में अपनी भड़ास निकालने की जरूरत थी। मैं ज्यादा जुड़ना नहीं चाहता, और वैसे भी तुम शायद मुझे जल्द ही भूल ही जाओगे। तुम मुझे भूल नहीं पाओगे अर्जुन, मैं तुमसे वादा करता हूं। वल्कन ने कुरियर के गाल पर हाथ फेरा। काश उसे पता होता। मुझे गर्मियों में किसी के साथ रोमांस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, यह एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम मारने से पहले जुदाई कर सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसने जवाब में उसे हल्के से थप्पड़ मारा। अरे, तुम्हें एटीट्यूड की समस्या है, पर मैं तुम्हें काबू में कर लूंगी अर्जुन। मैं तुम्हें पूरी तरह काबू में कर लूंगी। उसने अपने दोनों हाथ उसके कानों पर रखे और उसके होंठों पर जोर से चूमा, मानो कोई शेरनी अपना इलाका तय कर रही हो। तुम्हें खाना बनाना आता है? हां। अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं पता। मीटिंग से पहले हमारे पास एक और राउंड और नाश्ते के लिए काफी समय है। अरुण ही दुखी होगा, अर्जुन ने बताया। मुझे सुबह घर साफ करने में उनकी मदद करनी थी। खैर, मैं पदानुक्रम में ऊपर हूं तो यह एक आदेश है। मेरा मनोरंजन करो मिनियन। अर्जुन ने जवाब में समय रोक दिया। जब फिर से शुरू हुआ तो नेहा बिस्तर से बंधी हुई थी। दोनों ने अपनी अपनी जगह बदल ली थी। भाड़ में जाओ, उसने कहा। तुम सच में समय रोक सकते हो? मिस शरीफ, आप मुझे इस्चिया द्वीप के बारे में सब कुछ बताएंगी, अर्जुन ने कहा। उसका शरीर उसके ऊपर ऊंचा उठा हुआ था। हमारे पास आपकी सुरक्षा को भेदने के तरीके हैं। पायल 14 साल की है, नेहा ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा। वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। इस मामले में मुझे आपसे जानकारी प्राप्त करनी होगी। वल्कन ने अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह जोर से हंस पड़ा। वह उस तरह से बहुत प्यारी थी। तैयार होकर और स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद वल्कन अपनी मशीन में दोनों को माउंट वीर तक ले गई। जाहिर है अर्जुन ने कश्मीरी सूट पहना था, उसकी चमक और कोमलता से खुश होकर। वीर की संपत्ति दूर से तो बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन ऊपर से यह और भी प्रभावशाली लग रही थी। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि यह लगभग 50 हेक्टेयर में फैली हुई थी। एक कड़ी सुरक्षा वाली पहाड़ी पर स्थित इस परिसर में अनगिनत स्मारक थे, जिनमें सबसे प्रभावशाली पूर्व में पार्थेनन की एक प्रतिकृति थी। एक विशाल बहुमंजिलों वाला रोमन थीम वाला विला लगभग 1/3 क्षेत्र में फैला हुआ था। एक संगमरमर का महल जो किसी रोमन सम्राट के योग्य था। हालांकि ज्यादातर जमीन को एक विशाल पार्क में बदल दिया गया था, जिसमें रोमन थीम वाली मूर्तियां, फूलों के बगीचे, वर्सेल्स शैली के फव्वारे और यहां तक कि एक चिड़ियाघर भी शामिल था। उनके पास जिराफ हैं, अर्जुन ने खुशी से कहा। इस स्थान की विशुद्ध विलासिता ने थके हुए समय यात्री को भी आश्चर्यचकित कर दिया। वल्कन विला के पास एक स्विमिंग पूल के पास उतरा, हालांकि एक निजी समुद्र कहना ज्यादा बेहतर होता। पानी का विशाल भंडार छोटे छोटे बेसिनों में भटा हुआ था, जिनमें से कुछ में मछलियां थीं, कुछ में नहीं। एक समूह संगमरमर की छत पर धूप में आराम करते हुए उनका इंतजार कर रहा था। हीना उनमें से एक थी। पायल के बगल में वन पीस स्विमसूट में धूप सेंक रही थी। जब अर्जुन और वल्कन मशीन से बाहर निकले तो वीर की बेटी ने तुरंत अपनी नजरें उठाकर उनकी ओर देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। प्लूटो अपनी भतीजी के पास एक तहदार कुर्सी पर बैठकर उपन्यास पढ़ रही थी और पास ही एक छोटी सी मेज पर एक मम्मीकृत सिर रखा हुआ था। एक सामूहिक हत्यारे के लिए वह अजीब तरह से शांत दिख रही थी। हालांकि सिर की आंखें अपने आप हिल रही थीं, जिससे यह दृश्य काफी भयावह लग रहा था।
आखिरकार विला के पास एक मेज पर बुजुर्ग लोगों का एक समूह हाथों में पेय पदार्थ लिए चर्चा कर रहा था। उनमें से एक 50 साल का एक पादरी था, जिसके बाल धीरे धीरे सफेद हो रहे थे और चेहरा दुबला पतला था। वह इतना दुबला पतला था कि उसकी त्वचा के नीचे की हड्डियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन उसकी काली आंखों से एक भयावह, लगभग पागल कर देने वाली तीव्रता झलक रही थी। उसकी हर हरकत सोच समझकर की जाती थी और वह कॉकटेल की बजाय पानी पीता था। पुजारी, जिसके बारे में अर्जुन को शक था कि वह बैकस है, एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जो पूरी तरह से मोटे कवच से ढका हुआ था। उसकी पोशाक रोमन सेंचुरियन की पोशाक से काफी प्रभावित थी। हालांकि वह शरीर के हर हिस्से को ढकती थी और उसमें एक लाल रंग का लबादा भी शामिल था। हेलमेट में एक धातु का मुखौटा था और समय यात्री उसके नीचे की आंखें नहीं देख सकता था। समूह की एकमात्र महिला 40 साल की एक गोरी महिला थी, बिल्कुल किसी प्लेबॉय पत्रिका से निकली हुई। उसने अपने बालों का जूड़ा बांध रखा था और रत्न झटित प्राचीन रोम शैली की पोशाक पहनी हुई थी। हालांकि सोने से मढ़े मुखौटे के कारण उसे उसके चेहरे का निचला हिस्सा और नीलम जैसी आंखें ही दिखाई दे रही थीं, फिर भी अर्जुन को उस महिला के जबड़े में जानवी से पारिवारिक समानता नजर आई। वह शायद उस भाग्यशाली लड़की की मां थी जिसने लाल सेनापति के हाथ में अपना हाथ रखा हुआ था। मेज के चारों ओर बैठा आखिरी आदमी जाहिर तौर पर सबसे बूढ़ा था, लगभग 60 साल का। उसने अपने बाल और घनी लंबी दाढ़ी नीले रंग में रंगी थी, जो उसकी आंखों पर खूब जंच रही थी। उसने सुनहरे मुकुट के अलावा कोई मुखौटा नहीं पहना था और एक खूबसूरत नेवी ब्लू बिजनेस सूट पहना था, जिसकी डिजाइन में सीपियां भी शामिल थीं। बूढ़ा आदमी अर्जुन और वल्कन को देखते ही उन्हें घूरने लगा और चेहरे पर उदासी लिए मेज से चला गया। प्लूटो और मिनर्वा की तरह ही पारिवारिक समानता स्पष्ट थी। यह नेपच्यून है, नेहा ने स्पष्ट रूप से बताया। मैं बता सकता हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। स्विमिंग पूल में कहीं से लहरें उठने लगीं। जाहिर है उसे कुरियर के बेहतर सूट से जलन हो रही थी। क्या वो एक विचार से हमारे अंदर का पानी निकाल सकता है? शुक्र है नहीं, उसकी प्रेमिका मुस्कुराई। वह एक संतरा है, इसीलिए जैविक पदार्थ उसकी शक्ति में बाधा डालते हैं। इसके अलावा वह एक वृहद झलकतेज है। पानी की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, उसका नियंत्रण उतना ही ज्यादा होगा। पुजारी बैकस है, युगल मंगल और शुक्र हैं, और ममीकृत सिर बुध है। मैंने उसकी कल्पना उससे भी अधिक लंबी की थी। मरकरी एक पागल है जो अपना घर नहीं छोड़ता। वल्कन हंसा। वह लाशों को जिंदा कर सकता है और उन्हें आदेश दे सकता है, इसलिए वह उन्हें मिशन पर भेजता है। अर्जुन, वल्कन, पायल ने उस जोड़े को देखकर हाथ हिलाया। माउंट वीर में आपका स्वागत है, हीना ने कहा, हालांकि वह अपनी लंबी कुर्सी से उठी नहीं। एक सच्ची रानी। हम कल की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। मानती हूं आप सही थीं, मुझे ऐसी किसी घटना की उम्मीद नहीं थी। क्या हमने कोई इनाम जीता? अर्जुन ने पूछा। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने सम्मान में एक मूर्ति लगवाना पसंद करूंगा। संगमरमर या सोना? हीना ने उसके सूट को देखते हुए आंख मारते हुए कहा। मुझे यह बहुत पसंद है, यह क्लासी है। ओह, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ फूल भी डाल सकती हूं, पायल ने अर्जुन से कहा। नहीं, मैंने अपना सारा खरपतवार नाशक ब्लैकथॉर्न पर इस्तेमाल कर दिया, अर्जुन ने कहा। नेहा मुस्कुराई। मजाक मस्ती में गुस्से से भरे नेपच्यून ने खलल डाला। तुम छोटे गैर जिम्मेदार बच्चे, उसने नेहा और अर्जुन की तरफ उंगली उठाते हुए गुर्राते हुए कहा। मैं तुम दोनों को अभी डूबा दूं। क्या तुम कोका कोला में ऐसा कर सकते हो? अर्जुन ने मासूमियत से पूछा। उसे हैरानी हुई जब वल्कन ने उसे चुप कराने के लिए उसका पैर नहीं मारा, बल्कि मजाक किया। यह एसिड में डूबे रहने जैसा है, नेहा ने उससे कहा। डायबिटीज एसिड। हां, तो मेरी मृत्यु शीघ्र होगी। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया? नेपच्यून गरजा। वल्कन, तुम और तुम्हारे सैनिक तो पूरी तरह से युद्ध छेड़ सकते थे। चाचा, उन्होंने ये मेरे कहने पर किया, हीना ने शांति से कहा। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगी। यह तो फिर भी बेवकूफी थी, नेपच्यून ने गुर्राते हुए कहा। ब्लैकथॉर्न ने तुम्हारी शरारत को आतंकवादी हमला करार दिया और बदले की कार्रवाई का वादा किया, अर्जुन ने कहा।
कुलदीप ने उस हिस्से को दबा दिया होगा जहां मैंने कपड़े उतारे थे और सूट पहना था। प्लूटो, जिसने बातचीत सुन रखी थी, अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, जिससे अर्जुन को बहुत धक्का लगा। नेपच्यून ने उसे घूरा। क्या मैं ही अकेला हूं जिसे इस गड़बड़ी से परेशानी हो रही है? हम भी तो जवान थे सिल्वियो। प्लूटो ने और भी ज्यादा खुश होकर जवाब दिया। उन्हें थोड़ा बहुत मौज मस्ती करने देने में क्या हर्ज है? मुझे पूरा शक है कि अयान राव ने हमें परेशान करने के लिए मेटा गैंग को काम पर रखा है, हीना ने पूरे व्यवहारिक अंदाज में कहा। यह उन्हें उनकी औकात में वापस लाने की एक सोची समझी कोशिश थी। सूट चुराकर? उसके चाचा ने भारी व्यंग्य के साथ पूछा। स्पष्टतः उन्हें अपनी भतीजी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या तुमने हमें इस बारे में शिकायत करने के लिए बुलाया है? नेहा ने कंधे उचकाते हुए पूछा। क्योंकि हमें जरूरी काम था, हिना ने बताया। बुद्ध के प्रतिस्थापन का मामला भी है। जैसा कि हमने पिछली मीटिंग में चर्चा की थी, मैं रिटायरमेंट के अपने फैसले पर कायम हूं। ममीकृत सिर ने बूढ़ी थकी हुई आवाज में कहा, जिससे अर्जुन चौंक गया। मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मार्को, पिछली बार जब मैं तुमसे मिला था तो तुम 90 पार कर चुके किसी भी व्यक्ति की तरह जिंदा दिल थे। अर्जुन वक्ता मार्स की ओर मुड़ा। रोमन कॉस्प्लेयर अपनी मेज से उठकर समूह से मिलने आया था। उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़े हुए थी। बैकस उसके पीछे पीछे उसकी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए था। तुम अब भी हमारे सबसे अच्छे लोगों में से एक हो। प्लूटो ने अर्जुन को एक जानकार मुस्कान देते हुए कहा। मैं व्यक्तिगत रूप से तुमसे उम्र में बड़े किसी व्यक्ति को जानता हूं जिसका रवैया युवा है। मैं कैमोरा की 3 पीढ़ियों को जी चुका हूं, बच्चों को, जिनमें तुम्हारा भी शामिल है, उस बातूनी ने कहा। मैं थक गया हूं। मैंने अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा कमा लिया है और मेरा कोई परिवार भी नहीं बचा है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं एक निजी द्वीप खरीद लूं और अपने बाकी दिन समुद्र तट पर मार्गरीटा पीते हुए बिताऊं। यह उनकी सजा के बाद तक इंतजार करेगा, नेपच्यून ने कहा, अभी भी वल्कन और रॉय को घूर रहा था। किस लिए डायनामिस को उसका हक दे रहे हो? वीनस ने अर्जुन और नेहा का अभिवादन करते हुए सिर हिलाया। क्या तुमने अपने हमले के दौरान रोहन को देखा था, वल्कन? वल्कन ने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ ब्लैकथॉर्न। उन्होंने हमारे पीछे हीरो भेजने की जल्दी नहीं की। शर्म की बात है। सूबेदार ने अर्जुन से हाथ मिलाने से पहले कहा, नमस्ते, मैं मार्स हूं। हालांकि आप मुझे लुका कह सकते हैं। मैं आपकी कद्र करता हूं कि आपने उस पार्टी में मेरी बेटी को ढूंढा। पायल ने मासूमियत से कहा, हमारे यहां बकरियों की लड़ाई होती थी। अरे वैसे शुभ निगुरट को क्या हुआ? अर्जुन ने चिंता से पूछा। क्या वह ठीक है? पायल ने बताया। एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने घर ले गए। उन्होंने कहा कि वे उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब मैंने पूछा कि कौन सा, तो उन्होंने बस मेरे सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिए। मार्स जोर से हंस पड़ा, जबकि वीनस अपने पति को घूर रही थी। बिल्ली से बहुत हो गया, नेहा ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया। मैं बकरी नहीं ले जाऊंगी। अच्छा, मैं मानता हूं कि मैं दुविधा में हूं, अर्जुन ने कांपते हुए फुसफुसाया। पता नहीं वो कहां भटक रही है। वापस जरूरी विषय पर आते हैं। नेपच्यून ने बातचीत बीच में ही रोक दी। डायनामिस के साथ तनाव चरम पर है और वे अपने मुख्यालय पर सीधा हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे पलटवार करेंगे, चाहे अपनी इज्जत बचाने के लिए ही सही। अब युद्ध एक त्रासदी होगी, बैकस ने कहा। उसकी आवाज शहद की तरह कोमल और सुखदायक थी। वह कुछ देर तक चुप रहा, सबकी बातें सुनता रहा। सेरेस की बदौलत हम स्वर्ग पहुंचने के कगार पर हैं। डायनामिस के साथ संघर्ष उसमें बाधा डालेगा। तुम और तुम्हारा स्वर्ग, वीनस ने अपनी आंखें घुमाईं। मरकरी ने कहा, हालांकि वह सही हैं, युद्ध व्यापार के लिए बुरा है। बात हमेशा पैसों की नहीं होती, बूढ़े, प्लूटो ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। कभी कभी बात इज्जत की होती है। क्या तुम अल्फोंस राव को शहर में वापस लाना चाहती हो? नेपच्यून ने अपनी बहन पर व्यंग्य किया। क्योंकि अगर हम उन्हें ज्यादा धकेलेंगे तो वे उस पागल को वापस बुला लेंगे और फिर सड़कों पर खून खराबा होगा। जब वे बहस कर रहे थे तो अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। यह आकलन करने की कोशिश कर रहे थे कि सुमित हाईकमान का हर सदस्य इसमें कैसे फिट बैठता है।
वे स्पष्ट रूप से एक उदारवादी व्यापारिक सोच वाले गुट और ज्यादा क्रूर युद्ध प्रेमी गुट में बटे हुए थे। पायल कुछ नहीं बोली। अपनी बात कहने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन इस सभा में उसकी उपस्थिति से यह जाहिर हो रहा था कि वह संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और हीना ने समूह चर्चा पर ऐसे नजर रखी जैसे कोई शेरनी अपने झुंड पर नजर रख रही हो। हालांकि अंत में अर्जुन का मुख्य लक्ष्य प्रयोगशाला को नष्ट करना और राम के साथ अपना सौदा तय करना था। तो एक पादरी आखिर ड्रग्स कैसे बनाने लगा? उसने बैक से पूछा। मुझे नहीं लगता कि यह कोई कैथोलिक बात है। ईश्वर रहस्यमयी तरीके से काम करता है, पुजारी ने शांति से उत्तर दिया। स्वर्ग पहुंचने के लिए किए गए सभी पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि धर्म इस तरह काम करता है पिताजी। अर्जुन! पायल ने पुजारी की ओर मुड़ते हुए उसे टोका। उसे पता ही नहीं क्या बोल रहा है, फादर टॉर्क। ठीक है, पुजारी ने जवाब दिया। उसकी आंखें अर्जुन की आंखों में बेचैनी भरी तीव्रता से झांक रही थीं। कुरियर को अचानक एहसास हुआ कि इस आदमी ने पूरी बातचीत में एक बार भी पलक नहीं झपकाई। हो सकता है आपको ईश्वर पर विश्वास न हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वह अस्तित्व में है। मैंने उसे अपनी आंखों से उसकी दिव्य महिमा में देखा है। यह? अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, जबकि नेहा ने आंखें घुमाईं। उसे इस बारे में बात करने मत दो, वीनस ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। जहां तक राव की बात है, हमें उन्हें सालों पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। वह कबीला हमारे सामूहिक पैर में एक कांटे के अलावा कुछ नहीं रहा है। हनी, मंगल ने अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश की। वे हमारा बेटा ले गए, उसने शिकायत की। पुराने जमाने में तो हम उन्हें कम दाम में ही मार देते। रोहन अभी विद्रोही द्वार से गुजर रहा है। विडंबना यह है कि युद्ध के देवता होने के बावजूद मंगल थोड़ा शांतचित्त लग रहा था। वह एक भोला भाला लड़का है जो एक परिपक्व पुरुष में बदल रहा है। वह अंततः वापस आ जाएगा। यह सुनते ही हिना की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने अपने कंधों पर तौलिया रखा और अपनी लंबी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। वह ऐसा नहीं करेगा और कल रात की कोई सजा नहीं होगी। हीना, नेपट्यून बिगैन, यह पिताजी को तय करना है। उसने अपने चाचा को बीच में टोकते हुए कहा, और आप जानते हैं कि वह चीजों को मेरी नजर से देखेंगे। नेपच्यून चौंका। तुमने उसे बुलाया था? हिना ने धीरे से सिर हिलाया, जबकि हवा में भारीपन बढ़ता जा रहा था। वातावरण में एक विद्युतीय तनाव फैल गया, मानो तूफान आने पर हो। हिना को छोड़कर सभी तनाव में आ गए। विला के दरवाजे धीरे धीरे खुले। सब लोग एकदम खामोशी से उन्हें देख रहे थे। यहां तक कि अर्जुन, जो आमतौर पर शांत रहता था, भी स्थिर खड़ा रहा। एक विशाल चमकती हुई आकृति दहलीज से अंदर आई। उसके शरीर के चारों ओर लाल रंग की बिजली का एक हल्का सा प्रभामंडल था, जिससे लोगों के लिए उसे सीधे देखना मुश्किल हो रहा था। हालांकि जब उसने ध्यान केंद्रित किया तो अर्जुन को बिजली के आवरण के नीचे एक टोगा पहने एक वृद्ध व्यक्ति की आकृति दिखाई देने लगी। लेकिन जब कुरियर ने इस आदमी की ठंडी निगाहों में देखा तो उसे एहसास हुआ कि उम्र ने उसकी क्रूरता को जरा भी कम नहीं किया है। मेरी बेटी, वीर ने कहा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की गूंज से गूंज रही थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? पूरा सुमित हाईकमान विला के पास एक मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गया था और उसके किसी भी सदस्य ने बोलने की हिम्मत नहीं की। माफिया राजकुमारी के कहने पर वल्कन और हीना के बीच बैठने की इजाजत पाकर अर्जुन ने अपनी बाहें क्रॉस करके दृश्य देखा। विभिन्न ओलंपियन एक घेरा बनाकर अपने नेता को सावधानी से देख रहे थे। बुद्ध का ममीकृत सिर प्लूटो के पास किनारे पर रखा गया था, जबकि पायल अपने माता पिता के साथ बैठी थी। मंगल अपनी कुर्सी के पीछे एक हाथ रखे हुए था। जाहिर तौर पर वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा निश्चिंत था। और बैकूस? उस आदमी ने अर्जुन को उत्सुक कर दिया। पुजारी ने न तो पलकें झपकाईं और न ही चेहरे पर कोई छोटा मोटा भाव दिखाया, और बाकियों की तरह वीर की तरफ देखने के बजाय उसका ध्यान पूरी तरह से हीना पर ही रहा। वीर अपने भाई नेपच्यून को पिछली रात की घटनाएं दोहराते हुए सुन रहा था। उसका शरीर बिजली के प्रभामंडल में लिपटा हुआ था। इससे उसका चेहरा साफ साफ पहचानना नामुमकिन हो गया था, और वह आदमी कई तरह से शक्ति बिखेर रहा था।
अर्जुन मेज के चारों ओर फैले भय के माहौल को दूर नहीं कर पा रहा था, मानो हर कोई इस बात से चिंतित हो कि उन्हें किसी छोटे से अपराध की सजा मिल सकती है। अर्जुन ने भी मजाक नहीं किया। उसे वीर की अभेद्यता की सीमाएं नहीं पता थीं, सिवाय इसके कि ज्यादातर शक्तियां उस पर काम नहीं करतीं। उसे बस इतना पता था कि बिजली सम्राट कोई श्वेत हो सकता है जो कैंसिल की तरह दूसरी शक्तियों में दखल अंदाजी कर रहा हो। और वल्कन के उलट वीर ने कुरियर को ऐसे मारा जैसे जरा सी भी उत्तेजना पर मार डाला हो। कहानी खत्म होते ही भीड़ के ज्यूस ने हाथ जोड़ लिए। जाहिर है नेपच्यून ने इस हमले को एक सोची समझी तैयारी के बजाय एक गैर जिम्मेदाराना शरारत बताया था, लेकिन उसके भाई को इसकी कोई परवाह नहीं थी। तुमने मुझे इतनी छोटी सी बात पर बुलाया है? डायनामिस जवाबी कार्रवाई करेगा, नेपच्यून ने कहा। घटना सार्वजनिक थी। उन्होंने हमारे बेटे को ले जाने की हिम्मत की, वीनस बोली। उसके समझदार पति ने तुरंत उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को कहा, लेकिन सब व्यर्थ। यह तो बस बदला लेने की कोशिश है। उसके माता पिता होने के कारण ही रोहन का सिर अभी बैग में नहीं है। वीर की आवाज में ठंडे आत्मविश्वास ने नानी के पूरे परिवार को झंझोड़ दिया। पायल खासकर मोब ज्यूस का सामना करने से बचने के लिए अपने पैरों की ओर देखने लगी। अपने कर्तव्यों का त्याग करना एक बात है, लेकिन मैं चूहों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह तुम्हारा धर्मपुत्र है, जेंस, मार्स ने एक भरोसेमंद लेफ्टिनेंट की आत्मीयता से कहा। ऐसा लग रहा था कि केवल वही वीर से नहीं डरता था, सिवाय माफिया सरगना के करीबी परिवार के सदस्यों के, इतने कि उस आदमी का असली नाम ही ले लिया। वह गद्दार है जिसने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है, इटली के बिजली सम्राट ने जवाब दिया। हिना का चेहरा पत्थर का मुखौटा बन गया था। सोचिए, मैंने कभी सोचा था कि मैं उसे एक दिन अपना दामाद कहूंगा। बस हमें वक्त दो, मार्स ने बेबाकी से तर्क दिया। हम उससे तर्क करेंगे, वीर ने जवाब दिया। हमारे परिवारों के बीच मजबूत रिश्ते के चलते मैं रोहन पर दया करूंगा, लेकिन मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता, और अगर उसने हमारे खिलाफ हथियार उठाए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। मेज पर तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। मोब ज्यूस ने अपना सिर अर्जुन और वल्कन की ओर घुमाया। हालांकि वह बाहर से मजबूत दिख रही थी, कुरियर ने महसूस किया कि जीनियस ने मेज के नीचे अपनी मुट्ठियां भींच ली हैं। कुरियर ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया, जिससे उसे थोड़ा आराम मिला। तुम, वीर ने अचानक जीनोम के अस्तित्व को देखते हुए अर्जुन से कहा। तुम कौन हो? रॉय सर, कुरियर ने कहा। मैं अमर हूं, लेकिन किसी को मत बताना। देवता और मनुष्य केवल एक ही चीज में समान है, और वह है मृत्यु। भीड़जूस ने अर्जुन को गौर से देखा। तुम्हें मुझसे उतना डर नहीं लगता जितना तुम्हें लगना चाहिए। अर्जुन ने थोड़ी देर इंतजार किया। कहीं यह बयानबाजी तो नहीं थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि लाइटनिंग बट जवाब चाहता है। जब कुरियर ने मन ही मन वीर को यह बात कही तो उसकी आवाज कम खतरनाक लग रही थी। ठीक है महोदय, पूरे सम्मान के साथ, जीनोम ने कहा। मैंने आपसे कहीं ज्यादा बुरा देखा है। वीर ने बिना कुछ कहे उसे देखा, और इस थंडर एलिमेंटल को देखते ही उसे दर्द होने लगा। यह सन्नाटा और भी गहरा होता गया, जब तक कि लाइटनिंग बट ने अपना घातक ध्यान अर्जुन के वरिष्ठ वल्कन की ओर नहीं मोड़ दिया। उसकी शक्ति क्या है? वैकल्पिक वास्तविकता कूदना। वल्कन ने झूठ बोला। झूठ, वीर ने बिना अपनी आवाज बढ़ाए कहा, लेकिन हवा में विद्युतीय तनाव 10 गुना बढ़ गया। सभी की निगाहें वल्कन की ओर घूम गईं, जबकि प्लूटो ने अर्जुन को तेजी से देखा। उसकी शक्ति क्या है? वीर ने दोहराया। उसके चारों ओर की लाल आभा तीव्रता से बढ़ रही थी। मुझे नहीं पता, वल्कन ने स्वीकार किया। मैं अभी तक इसे समझ नहीं पाया हूं। वीर ने तब तक सन्नाटा छाने दिया जब तक नेहा को रोशनी से अपनी आंखों को बचाने के लिए दूसरी ओर देखना नहीं पड़ा। हिंसा की एक अनकही धमकी ने ही घमंडी जीनियस को डरा दिया। बुद्धिमान महिला अपनी अज्ञानता स्वीकार करती है, वल्कन। लाइटनिंग, बट ने गंभीर स्वर में कहा, और फिर दूसरे कैपोस से पूछा, वह कौन है? अर्जुन शर्मा, असली नाम सेसरे सबिनो, मरकरी ने ममीकृत खोपड़ी के माध्यम से कहा। फ्रेडी सबिनो उर्फ ब्लड स्ट्रीम का बेटा, एक रक्त नियंत्रक मनोरोगी जिसे 4 साल पहले कार्निवल ने मार डाला था। अर्जुन ने पूरी तरह से घृणा से मुंह बनाने से खुद को रोक लिया
और उन सभी को कोसने लगा जब ब्लड स्ट्रीम ने उसे उस नाम से अजनबियों से मिलवाया था। उसने उस भ्रम पर इतना विश्वास कर लिया था कि उसने बाकी सबको यकीन दिला दिया था कि यही सच है। अजीब बात यह थी कि जब मरकरी ने कार्निवल का जिक्र किया तो हीना के चेहरे पर नरमी छा गई। उसने अर्जुन की तरफ देखा, जिसे कुरियर ने सहानुभूति भरी नजर से देखा। इस बीच वीर का प्रभामंडल एक पल के लिए और चमका, फिर सामान्य हो गया। ब्लड स्ट्रीम, मार्स कुछ याद करते हुए बोला। हां, मुझे याद है। उस बॉडी जैकिंग पागल ने हमारे कुछ लोगों को उस जमाने में मारा था। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसे कोई यूरेका पल मिल गया हो। रुको, वो तुम्हारी बहन है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, अर्जुन ने रूखेपन से जवाब दिया। और उस पूरे समय मैं यही सोचती रही कि तुम। नेहा ने सांस रोकी। कोई बात नहीं। वीर ने अपना ध्यान अर्जुन पर केंद्रित रखा। तुम्हारी शक्ति क्या है? मैंने आपको बताया था सर, कुरियर ने जवाब दिया। मैं अमर हूं। रॉय एक वायलेट है जो वैकल्पिक ब्रह्मांडों को प्रभावित कर सकता है, आमतौर पर मौत से बचने के लिए। हिना ने अर्जुन की ओर से कहा। उसकी क्षमताएं मुझे अपनी क्षमताएं विकसित करने में मदद करेंगी। बादशाह ने अपनी उंगलियां आपस में मिलाईं। बेटी, तुम उसकी जमानत दोगी? हां। लाइटनिंग बट ने अपनी बहन की ओर मुड़ने से पहले खुद को सिर हिलाया। मैंने उसे पहचान लिया था, प्लूटो ने सिगरेट पीते हुए कहा। उसने अब तक बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं, लेकिन अगर वह अपनी सीमा से बाहर गया तो मैं उसे पीट दूंगा। कुरियर वाले पर एक आखिरी सरसरी नजर डालने के बाद वीर ने विषय छोड़ दिया और हीना की ओर मुड़ा। बेटी, तुम्हें इस हमले का समर्थन था? हां, मैंने किया, हिना ने शांति से उत्तर दिया। तो फिर हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? जेंस, नेपच्यून ने गला साफ किया, यह गंभीर है। मिनर्वा मेरी वारिस है और मेरी आवाज में बोलती है, लाइटनिंग बट ने तिरस्कार से जवाब दिया। तुम्हारा काम उसे सलाह देना और उसका मार्गदर्शन करना है, उसके आदेशों पर सवाल उठाना नहीं। नेपच्यून ने हाथ जोड़ लिए, इस घटनाक्रम से साफ तौर पर नाखुश। तो क्या हम युद्ध की तैयारी करते हैं? अगर हम जीत भी गए तो भी भारी नुकसान होगा। युद्ध नहीं होगा, हीना ने पूरे विश्वास के साथ कहा। राव सार्वजनिक रूप से जवाबी कार्रवाई करेंगे। हां, लेकिन हालात बिगड़ने से पहले राव अपने बेटों पर लगाम लगाएंगे। उन्हें भी लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का उतना ही डर है जितना आपको है चाचा। इसीलिए उन्होंने रोहित राक्षस को हम पर हमला करने के लिए नियुक्त किया है, जबकि वे अपनी बात से इनकार नहीं कर पा रहे हैं। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मरकरी बोला। मुझे कोई सबूत नहीं मिला, और वल्कन ने हमें जो बताया उसके अनुसार डायनामिस ने साइको ट्रैश को रस्ट टाउन से खदेड़ने के बाद उसे खत्म करने की कोशिश की थी। हां, मुझे पूरा यकीन है, हीना ने कहा। मेरा मानना है कि या तो रोहित ने अपना एजेंडा चलाने के लिए अपने कॉरपोरेट आकाओं को धोखा दिया, या राव ने सबूत मिटाने का फैसला किया। मेटा गैंग के बारे में हम क्या करें भाई? प्लूटो ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। उन्हें मिटा दो, वीर ने ऐलान किया। मैं चाहता हूं कि वे सब मर जाएं, आखिरी आदमी तक। क्या यह इसके लायक है? वीनस ने पूछा। वे भाग गए। तुम अपने दुश्मनों को जिंदा छोड़ दोगे और वे तुम्हें सताने वापस आ जाएंगे, वीर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। मैं जोखिम नहीं लूंगा। नहीं यार, कोई बात नहीं। संसाधनों की परवाह मत करो, कितना समय लगेगा इसकी परवाह मत करो। अगर यह अनुपातहीन है तो भी परवाह मत करो, सबको मार डालो। और इस तरह लाइटनिंग बट ने पूरे मेटा गैंग के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए। प्लूटो ने अपनी भतीजी और वल्कन को एक नजर देखा और अर्जुन समझ गया कि उन्होंने उस फैसले को हकीकत बनाने के लिए सहयोग करने का फैसला कर लिया था। अब आगे क्या? वीर ने अचानक पूछा। मेरी सेवानिवृत्ति, बुद्ध ने ममीकृत सिर के माध्यम से कहा। यह तो शर्म की बात है, बिजली तत्व ने कहा। उसके अविचल व्यवहार में एक भावुकता झलक रही थी। तुम्हारा जाना हम सबको कमजोर कर देता है। अच्छा, अब समय आ गया है कि मैं भी मशाल आगे बढ़ा दूं, मरकरी ने जवाब दिया। मेरे पास अपने विभाग को संभालने के लिए एकदम सही उम्मीदवार है। अरुण कटर, मार्स ने अनुमान लगाया। अर्जुन ने तुरंत उसकी ओर देखा। जन बाटो, अच्छा सिपाही, मरकरी ने गर्व से कहा। जब से हमने अरुण को अपने संगठन में शामिल किया है,
तब से वह बेहद वफादार और काबिल रहे हैं। लोग उनका सम्मान करते हैं, वे भरोसेमंद हैं और नतीजे भी देते हैं। मेज के चारों ओर बैठे ज्यादातर कैपोस ने अपनी सहमति जताई। वल्कन भी शामिल था। हालांकि एक अकेला अपवाद था। मैं उसके राज्याभिषेक के खिलाफ हूं। बैकस ने पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी मधुर आवाज किसी तरह शोरगुल भरी बातचीत को काट रही थी। सोनाली के बारे में उसकी राय मुझे चिंतित करती है और मेरा विभाग मरकरी से आने वाली आपूर्ति पर निर्भर है। शुरू में मैं भी नशीले पदार्थ बेचने के खिलाफ था, मरकरी ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन मुझे अपनी जगह पता थी और लड़के को भी पता होगी। जानबाटो की हमारे संगठन के प्रति वफादारी हमेशा उनके व्यक्तिगत मूल्यों पर भारी रहेगी, हीना ने अपनी राय व्यक्त की। हमने उन्हें कई मायनों में वो बनाया है जो वो हैं और वो इसे कभी नहीं भूलेंगे। मैं उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करती हूं। वीर ने बिना कुछ कहे कोई निर्णय लेने से पहले सब कुछ सुन लिया। बहुत अच्छा मेरे पुराने दोस्त, उसने ममीकृत सिर से कहा। जानबातो नए बुद्ध के रूप में तुम्हारी जगह लेगा और तुम्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। जानबाटो की शक्ति इस विषय से मेल नहीं खाती, प्लूटो ने हंसी भरी मुस्कान के साथ जोर से सोचा। शायद उसे कोई और नाम रखना चाहिए, शायद हेराक्यूलिस। यह डायनामिस को परेशान करेगा, वीनस ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों महिलाएं एक दूसरे को देखकर हंसने लगीं। नहीं, नाम तो रहेगा, वीर ने जल्दी से फैसला किया, लेकिन वह अपनी पोशाक बदल लेगा। वल्कन। हां, नेहा जल्दी से बोली। तुम जानाबाटो के लिए उसके नए दिव्य स्टेशन के लायक उपकरण बनाओगे, लाइटनिंग बट ने आदेश दिया। लागत कोई मुद्दा नहीं है, मैं करूंगी। उसने जल्दी से सिर हिलाया। वह उस अजेय आदमी को पिछली घटना भुलाने के लिए उत्सुक थी। और क्या? वीर ने तुरंत आगे बढ़ते हुए पूछा। सोनाली के साथ हम एक बड़ी सफलता के करीब हैं, बैकस बोला। पायल अपनी सीट पर हिलती हुई बोली। मैं इसे महसूस कर सकती हूं। यह इतना शुद्ध है कि ईश्वर से बात कर सकता है। इस उत्पाद को निखारने का तुम्हारा जुनून मुझे परेशान कर रहा है, वीनस ने पायल की तरफ देखते हुए कहा। तुम एक बेतुके सपने के लिए मेरी बेटी पर बहुत ज्यादा काम करवाते हो। कोई बात नहीं मां, पायल ने खिली हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया। हम कुछ बहुत बढ़िया बना रहे हैं। सच में, पुजारी ने तेजी से सिर हिलाते हुए कहा। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह सिर्फ सोनाली के मामले में ही शामिल होता था और बाकी सब बातों को नजरअंदाज कर देता था। यह मुसीबत जल्द ही खत्म हो जाएगी। हालांकि मुझे चोरी की चिंता है। कीस्ट को लगा कि अजनबी लोग हमारी सुरक्षा की परीक्षा ले रहे हैं। अजनबी? प्लूटो ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मेटा, डायनामिस? उसे पता नहीं चल सका। बैकस ने वल्कन की ओर देखा। अगर आप हमारे अभयारण्य की सुरक्षा सीमा को बेहतर बनाने के लिए समय निकाल सकें तो मैं आपका पूरा आभारी रहूंगा। नेहा ने निराश चेहरा बनाया। मैंने जो सुरक्षा व्यवस्थाएं तय की हैं वे पहले से ही एकदम सही हैं। दुर्भाग्य से मुझे ज्यादा यकीन नहीं है, हीना ने कहा। इस्चिया पर हमले की संभावना हाल ही में बढ़ रही है। डायनामिस मेटा, वे उस द्वीप पर जितना चाहें हमला कर सकते हैं। वल्कन हंसा। वे अंदर नहीं घुस पाएंगे। मैं अब भी चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर इनकी समीक्षा करें, हीना ने शांत मुस्कान के साथ कहा। राजकुमारी ने इसे एक अनुरोध की तरह कहा, लेकिन नेहा जानती थी कि यह कुछ और ही था। जीनियस ने मन ही मन सांस ली और कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए मिनर्वा? मार्स बोला। उसकी पत्नी उसके बगल में अकड़ गई। अगर पायल को कोई खतरा हो तो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मौजूदगी जरूरी होगी, कम से कम इस वक्त तो नहीं, माफिया राजकुमारी ने होंठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। हम खुद ही संभाल लेंगे। वीर को विषय में कोई रुचि नहीं दिखी और चर्चा एक उबाऊ गतिविधि रिपोर्ट पर चली गई। सुनते सुनते अर्जुन को पता चला कि कौन सा कैपो संगठन के किस हिस्से की देखरेख करता है। बैकस ड्रग विभाग को नियंत्रित करता था, जिसके उत्पादन में पायल शामिल थी। वल्कन हथियारों की तस्करी का प्रबंधन करता था, जबकि मरकरी जुआ कैसीनो और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को संभालता था। मार्स और वीनस संगठन के वेश्यावृत्ति और पोर्नोग्राफी विभाग का प्रबंधन करते थे और अंत में प्लूटो इस बीच हत्याओं
और वैकल्पिक सुरक्षा सेवाओं का प्रबंधन करता था, जबकि नेपच्यून संगठन के अधिकांश वैध व्यवसायों की देखरेख करता था। पूरी बातचीत के दौरान वीर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, अपनी जगह अपनी बेटी को बोलने दिया। हीना ने सोनाली प्रोडक्शन संगठन की कमाई निवेश कहां करना है वगैरह वगैरह पर चर्चा की। कुल मिलाकर मोब ज्यूस को अपने साम्राज्य के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। उसे बस अपने परिवार के अधिकार और उसे चुनौती देने वालों की परवाह थी। वह एक सरदार था, राजा नहीं। मुझे लगता है कि हमारा काम पूरा हो गया है, नेपच्यून ने अपनी रिपोर्ट समाप्त करते हुए कहा। हम हैं। वीर ने काफी कुछ सुन लिया और खड़ा हो गया। जाहिर था कि वह हंसी मजाक में समय बर्बाद करने वाला नहीं था। बाकी सब हिना संभाल लेगी, मुझे फिर से परेशान मत करना। बिजली सम्राट बिना किसी आहट के विला के अंदर तेजी से गायब हो गया और लाल प्रभा मंडल भी उस आदमी के साथ गायब हो गया। प्लूटो और नेपच्यून ने हीना को खामोश नजरों से देखा, मानो कोई मौन संदेश दे रहे हों। अर्जुन इसका कारण नहीं बता सका, लेकिन उसे आभास था कि वहां कुछ काम चल रहा है। पायल, हम घर जा रहे हैं, वीनस ने अपनी बेटी से कहा जैसे ही वह और उसका पति मेज से उठे। मरकरी के मम्मीकृत सिर में जीवन की सारी झलक फीकी पड़ गई थी और पीछे खड़े जादूगर ने कॉल खत्म कर दिया था। हम रास्ते में तुम्हारी बहन को ले जाएंगे। मुझे लगा कि वह जोनाबाटो के घर पर है, मार्स ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। नहीं, वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पर रुकी है और उसे हमसे मिलवाना चाहती है। वीनस ने सिर हिलाया। अगर आप मुझसे पूछें तो वो बहुत तेज चल रही है। मुझे आशा है कि उसके पास शक्तियां होंगी, मार्स ने उसी लहजे में कहा जैसे कोई नस्लवादी पिता कह रहा हो। मुझे आशा है कि वह श्वेत होगा। जल्द ही मिलते हैं। पायल ने अर्जुन और हीना की तरफ हाथ हिलाया। पार्क से निकलने से पहले परिवार ने वहां मौजूद बाकी लोगों को विनम्रता से सलाम किया। मैं भी विदा लेता हूं, बैकस ने हीना की ओर मुड़ते हुए कहा। क्या तुम रिफाइंड स्ट्रेन टेस्ट करोगी मिनर्वा? मुझे शक है, माफिया राजकुमारी ने दूर देखते हुए जवाब दिया। मैं नहीं समझ पा रही कि तुम्हारे आनंद की दवा लेने के बाद दूसरी दुनिया में क्या होगा। जोखिम बहुत ज्यादा है, कृपया इस पर विचार करें, पुजारी ने तर्क दिया। आपकी शक्ति का एक नीला भाग किसी दिव्य रहस्य उद्घाटन की कुंजी हो सकता है। वीर की बेटी ने बिना कोई जवाब दिए उसे विदा कर दिया और पादरी ने औपचारिकता से झुककर जवाब दिया, वल्कन रॉय। उसने जाने से पहले दोनों की ओर सिर हिलाया। मैं तुम्हें इस्चिया द्वीप पर देखूंगा। नेपच्यून ने निराश नजरों से वल्कन और अर्जुन को देखा, फिर आत्मसमर्पण में हाथ उठाकर विला की ओर चल दिया। प्लूटो स्विमिंग पूल के पास अपनी जगह पर आ गया और अपनी किताब वहीं पढ़ना जारी रखा जहां उसने छोड़ी थी। रॉय, उसने अपना उपन्यास उठाते हुए कहा। हां क्रूएला, मेरी भतीजी की दया ही एकमात्र कारण है कि तुम अभी भी सांस ले रही हो। प्लूटो ने अपनी किताब के पन्ने पलटते हुए कहा। इसे कभी मत भूलना। कितने अच्छे मिलनसार लोग हैं। तुम दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो, हिना ने अर्जुन और नेहा से गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा जब सब लोग वहां से चले गए। यह एक और सरप्राइज है। जब लगभग सभी लोग वहां से चले गए तो नेहा को एहसास हुआ कि उसने अर्जुन का हाथ नहीं छोड़ा है और उसने जल्दी से उससे संपर्क तोड़ दिया। मुझे मदद की जरूरत नहीं है, उसने नजरें फेरते हुए कहा। अच्छा था, पर मुझे मदद की जरूरत नहीं है। जरूर तो मैं इसमें हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाऊंगा। जीनियस हंसा। तुम्हारे चुटकुले अच्छे नहीं हैं अर्जुन, लेकिन तुम अच्छे हो, यह मैं तुम्हें बताता हूं। वाह, शुक्रिया। कुरियर ने हीना की ओर मुड़ते हुए आंख मारी। क्या तुम्हें पता था कि इस मीटिंग में सब कुछ कैसे होगा? हां, एक अपवाद के साथ, उसने उदासीनता से कहा। जब मेरे पिताजी आपकी ओर देखने के लिए मुड़े थे, उसके बाद सब कुछ पूरी तरह से अनियोजित था। तो वह समय यात्री को बिल्कुल नहीं पढ़ पाई। अच्छा, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटेगा जो उसके सोचने से पहले ही उसके कार्यों का अनुमान लगा लेता है। फिर भी उसे उस लड़की के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। उसकी स्थिति भी उसकी स्थिति से ज्यादा अलग नहीं थी। एक पुरानी हकीकत में जी रही थी
और नई प्रेरणाओं की तलाश में थी, और शायद उसने अपने पिता को उसी वक्त उनकी हत्या करने से मना कर दिया था। मुझे खुशी होगी अगर आप जनाबाटो को उसकी पदोन्नति की खबर बताएं, हीना ने औपचारिक गरिमा के साथ कहा। मुझे लगता है कि अगर यह खबर किसी सीधे वरिष्ठ के बजाय किसी दोस्त से आए तो उसे कम शर्मिंदगी होगी। जरूर, जब हम जश्न मनाएंगे तो हमारे लिए और भी ड्रिंक्स बनेंगे, अर्जुन ने जवाब दिया। हालांकि वह अपनी जिज्ञासा दबा नहीं पाया। तुम्हारा क्या मतलब था जब तुमने कहा कि तुमने उसे बनाया है? हमारे पास अमृतों का एक विशाल भंडार है, हीना ने बताया। मूल अमृत जिन्हें हमने इस्तेमाल होने से पहले इकट्ठा किया था, या फिर नकली अमृत जिन्हें हमने अपने कॉरपोरेट प्रतिस्पर्धियों से मांग लिया था। जब बिना शक्ति वाले सैनिक योग्यता और निष्ठा के बल पर खुद को उत्थान के योग्य साबित करते हैं तो उन्हें एक औषधि दी जाती है। अरुण उनमें से एक था। और तुम्हारे पापा के बारे में, क्या मैं उन्हें लाइटनिंग डैड कह सकता हूं? उसके मुंह पर नहीं, हीना हंसी, जबकि नेहा ने आंखें घुमाई। रोम में सह सम्राट थे, एक बड़ा वीर और एक कनिष्ठ सीजर जो उसकी जगह लेने के लिए तैयार था। समय के साथ वह मुझे और छूट दे रहा है, मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। खैर, उसने तुम दोनों के साथ जो व्यवहार किया, मेरे पिता ज्यादा हिंसक दौर में फले फूले। कम से कम वो काम तो कर लेता है, वल्कन ने हंसते हुए जवाब दिया। शहर के दूसरी तरफ के सूट बूट वालों से अलग, अर्जुन ने स्वीकार किया। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आपने मेरी ओर से क्यों बात की। मुझे चरित्र का अच्छा निर्णायक कहो, लेकिन मैं कह सकती हूं कि अगर सम्मान से पेश आया जाए तो तुम एक अच्छे दोस्त हो, हीना ने कहा, उसकी उदासी का एक हल्का सा भाव उसके संयम को तोड़ता हुआ। और मैं कह सकती हूं कि तुम अंदर से बहुत दर्द में हो। अर्जुन का मूड खराब हो गया। क्या तुम ऐसा चाहती हो? उसने हीना से पूछा, क्योंकि उसे मौजूदा हालात कुछ ज्यादा ही जाने पहचाने लग रहे थे। अपने पिता के नक्शे दम पर चलने के लिए? माफिया राजकुमारी का चेहरा तो लाजवाब था, लेकिन कुरियर ने उसकी अंतहीन भटकन के बीच भी सूक्ष्म भावों को पढ़ने की कला में महारत हासिल कर ली थी। वह अच्छी थी, लेकिन अपनी बेचैनी को पूरी तरह छिपा नहीं पा रही थी। सावधान अर्जुन, हीना ने उसे एक तनावपूर्ण मुस्कान दी। यहां ड्रैगन है। साराजेवो के खंडहर, बोस्निया हर्जेगोविना, अक्टूबर 2014। 5 पहाड़ों से घिरी एक घाटी में बसा साराजेवो कभी एक खूबसूरत जगह हुआ करता था। छोटे देहाती घरों और ऊंची आधुनिक इमारतों का एक आदर्श मिश्रण। इस शहर ने 1934 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों जैसे आयोजनों की मेजबानी की थी। युगोस्लाविया के युद्धों से बच निकला था और उसके बाद भी फलता फूलता रहा। लेकिन यह बहुत पहले की बात है। आज साराजेवो नर्क जैसा नजारा था। एक पागल आदमी द्वारा शासित एक स्टील का कब्रिस्तान, जिसका आसमान सबसे उजले दिनों में भी अंधेरा रहता था। पुराने शहर के केवल क्षयग्रस्त खंडहर ही बचे थे, जिन्हें एक विषैले बैंगनी बादल ने निगल लिया था। बाकी इमारतें, कारखाने, हथियार निर्माण केंद्र, बुर्ज और काले स्टील के भयावह टावर थे। सबसे ऊंची इमारत साराजेवो के केंद्र में स्थित नील का किला था, जो एक सैन्य अड्डे और एक कण त्वरक का अनंत प्रतीक आकार का मिश्रण था। अंत में घाटी के पहाड़ों पर लगे खंभों ने शहर के चारों ओर एक लाल बल क्षेत्र बना रखा था, जो इतना शक्तिशाली था कि नाटो के आईसीबीएम को भी झटक सकता था। शहर को ढंके इस धुंधलेपन का मतलब था एक जैविक महामारी, जो इंसानों को मारने के लिए बनाई गई थी और सिर्फ मशीनों को ही नुकसान पहुंचाया गया था। रोबोट सड़कों पर घूम रहे थे, भविष्य के स्वचालित टैंकों से लेकर मानव जैसे 2 मीटर ऊंचे साइक्लोप्स तक, जबकि उड़ते हुए ड्रोन आसमान में छाए हुए थे। इनमें से कुछ मशीनें साइबॉर्ग थीं, आधी सड़ी हुई लाशें, जिन्हें नील के दुर्लभ अयस्क खत्म होने पर तकनीक से आंशिक रूप से पुनर्जीवित किया गया था। मशीनी सेना वहां रक्षात्मक संरचनाओं में संगठित होकर खड़ी थी, बिना एक रत्ती भी ऊर्जा बर्बाद किए युद्ध शुरू होने का इंतजार कर रही थी। यहां तक कि मिलजैका नदी, जो कभी शहर को पार करती थी, सूख चुकी थी। ऊपर आसमान से इस त्रासदी को देखते हुए ठाकुर हारग्रेव्स को बस दुख ही हुआ। जीनोम युद्ध यहीं 9 साल पहले शुरू हुए थे और किसी न किसी तरह वे आज ही खत्म होंगे। दुनिया का अंत करने के लंबे समय बाद भी
नील एक रहस्य बना रहा। पाइथिया ने अनुमान लगाया कि वह 90 के दशक के मध्य में बोस्नियाई नरसंहार और साराजेवो की घेराबंदी में जीवित बचा हुआ व्यक्ति था और पेशे से एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर था। अमृत प्राप्त करने के बाद उसने युद्ध अपराधियों के प्रति कथित नरम रुख के कारण पूर्व युगोस्लाविया के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण पर आतंकवादी हमला किया था और फिर सर्बिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। मामला जल्द ही एक यूरोपीय संघर्ष में बदल गया और फिर अंततः परमाणु युद्ध हुआ। नील ने जीनोम युद्ध के दौरान साराजेवो में बंकरिंग करते हुए अपनी मशीनों और जीनोम सहयोगियों को अपने लिए लड़ने दिया था। नील विरोधी मोर्चे ने पिछले 6 सालों में धीरे धीरे उसके प्रमुख ठिकानों को नष्ट कर दिया था और उसके लेफ्टिनेंटों को मार डाला था और आज उन्होंने आखिरकार संघर्ष को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए पर्याप्त नायक जुटा लिए हैं। हम तैयार हैं? सोनू बोला। हां, चिराग मार्टेल उर्फ पायथिया की आवाज ने दूर संवेदन के जरिए जवाब दिया। शाइनिंग नाइट और निधोक के समूह अपनी जगह पर हैं। हालांकि उसे शाइनिंग नाइट के साथ लड़ने पर गर्व था, लेकिन निधोक की भागीदारी सोनू के मुंह में खट्टा स्वाद छोड़ गई। हालांकि वह अपने इलाके में ही रहता था और उकसाए जाने पर ही कोई उपद्रव करता था, वह आदमी साफ साफ एक खलनायक था। उसके अनुयायियों ने डेनमार्क के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और अपने जीनियस को वहां कुछ संदिग्ध चिकित्सा प्रयोग करने की अनुमति दे दी थी। दुर्भाग्य से नील विरोधी मोर्चा बिना सहायता के साराजेवो पर कब्जा नहीं कर सकता था और युद्ध ने नैतिक समझौतों की मांग की थी। निधोक मदद करने को तैयार था, जबकि बहुत से लोग मदद के लिए तैयार नहीं थे, यहां तक कि मदद के लिए आधा महाद्वीप पार करने को भी तैयार था। हालांकि वह आत्मरक्षा के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन इस ग्रीन जीनोम को समझ आ गया था कि नील पूरी मानव जाति के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है और उसे हर कीमत पर रोकना होगा। इसलिए हालांकि एक दिन वे दुश्मन बन सकते हैं, सोनू उसे कुछ छूट देगा और वे सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो जाएंगे। जीवित सूर्य ने लड़ाकू विमान की गति से बेस पर वापस उड़ान भरने से पहले अपनी वर्तमान ऊंचाई से लौह नगरी पर एक आखिरी नजर डाली। ठाकुर का मानव शरीर एक जीवित तारे में बदल गया था, सौर प्लाज्मा का एक पिंड जो केवल उसके हृदय के केंद्र और उसके अपने गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा एक साथ टिका हुआ था। हालांकि अपने सूर्य रूप में उसकी उम्र नहीं बढ़ी जीनोम आमतौर पर मिशनों के बाहर होने पर अपने मानव रूप में लौट आता था, क्योंकि वह जितना अधिक समय तक रूपांतरित रहता उतना ही खुद को कमतर महसूस करता। उसके विचार मानव से एक तारे के रूप में बदल गए जो चमकते हुए ब्रह्मांड को प्रकाशित करना चाहता था। सोनू के लिए अपनी चमक को नियंत्रित करना और अपने आसपास की हर चीज को जलने से बचाना एक निरंतर मानसिक प्रयास था। कभी कभी उसे ऐसा लगता था जैसे वह माचिस की डिब्बियों की दुनिया में रहता है। आज पूरी ताकत लगाने का एक दुर्लभ अवसर होगा। शायद यह उसका आखिरी मौका होगा। कुल मिलाकर साराजेवो के आसपास 3 शिविरों में 500 से ज्यादा जीनोम इकट्ठा हो गए थे। सामान्य इंसान नील के जैविक प्लेग से बच नहीं सकते थे, न ही उसकी मशीनों का सामना कर सकते थे, इसलिए उन्होंने आवेदन नहीं किया। ठाकुर उस शिविर के ऊपर से उड़े जहां हर कोई युद्ध की तैयारी कर रहा था। प्लेग डॉक्टर राहुल ने सैनिकों को जैविक प्लेगों से बचाव के लिए अतिरिक्त टीके लगाने का काम पूरा कर लिया था। कोसैक ने अपना सफेद शुअरवीर थीम वाला पावर आर्मर पहन लिया था। उसके दाहिने कंधे पर एक तोप और दूसरे कंधे पर एक फोर्स फील्ड शील्ड लगी थी। क्रेस्निक और कुडलक वेयरवुल्फ भाई बहन ध्रुवीय भालू के आकार के विशाल मानव रूपी भेड़ियों में बदल गए थे, एक सफेद दूसरा काला। एक वायलेट ने शॉक ट्रूप्स के रूप में काम करने के लिए विदेशी ग्रहों से युद्ध जानवरों को बुलाया, जबकि ऑरेंज जीनोम धातु और पत्थर के प्राणियों में बदल गए। चिराग कैंप के केंद्र के पास लोगों से नेटवर्किंग कर रही थी और साइडकिक उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए पास ही खड़ी थी। नीली आंखों वाली एक खूबसूरत गोरी महिला चिराग एक शक्तिशाली दृष्टा थी जो लोगों को छूते ही उनके बीच टेलीपैथिक संबंध बनाने की क्षमता रखती थी। जिन लोगों से वह नेटवर्क करती थी वे सहज रूप से एक हाइव माइंड की तरह एक साथ काम करते थे, ठीक उसी तरह जैसे नील की रोबोट सेना ने अनगिनत शरीरों में फैले एक सुपरऑर्गेनिज्म का निर्माण किया था। टीम वर्क बढ़ाने के अलावा पाइथिया की शक्ति का इस्तेमाल पूर्व ज्ञान के लिए भी किया जा सकता था,
वह जितने ज्यादा लोगों से जुड़ती उतना ही ज्यादा भविष्य का अंदाजा लगा पाती। कई मायनों में वह इस गठबंधन के पीछे की प्रेरक शक्ति रही थी। आज की लड़ाई नील के साथ उसके शतरंज के खेल का समापन होगी और नायक उसके मोहरे होंगे। इस बीच साइडकिक एक औसत दिखने वाला युवक था जिसके भूरे बाल और अंबर जैसी आंखें थीं। वह शाइनिंग नाइट के समूह का सदस्य था। एक श्वेत होने के नाते वह अन्य जीनोम की शक्ति को तब तक बढ़ाता रहता था जब तक वे उसके 10 मीटर के दायरे में रहते थे। जल्द ही इस तिकड़ी में कैलकुलेटर भी शामिल हो जाता है, एक ऐसा जीनियस जो पूर्व ज्ञान की हद तक संभावनाओं की गणना करने में सक्षम है। पायथिया कैलकुलेटर और कई अन्य ब्लू जीनोम ने हमले की योजना पर बहस की थी। साराजेवो पर परमाणु हमले से लेकर गुरिल्ला युद्ध तक हर चीज पर विचार किया गया था। सोनू को नहीं पता था कि डेड हैंड सिस्टम के उल्लेख के अलावा किस वजह से उन्होंने पारंपरिक आक्रमण का फैसला किया, लेकिन उसने उनके निर्णय पर भरोसा किया। कुछ जैसे पायथिया सोनू के कार्निवल के सदस्य थे, कुछ अन्य वीर युद्ध दल या कोसैक जैसे निगरानी दल थे जिन्होंने युद्ध के आह्वान का जवाब दिया था। डायनामिस ने किसी को नहीं भेजा था, हालांकि उन्होंने उपकरण जरूर उपलब्ध कराए थे। वे इटली में वीर से निपटने में बहुत व्यस्त थे। अपने दुश्मन के ख्याल मात्र से ही ठाकुर क्रोधित हो गया। उसे उस भयावह दिन की याद आ गई जब वह कोस्टा फॉर्म लौटा था और वहां के सभी निवासियों को कत्ल होते पाया था। उसने उनके हत्यारे को सजा दिलाने की कसम खाई थी और नील से निपटते ही वह ऐसा ही करेगा। जीवित सूर्य, हालांकि उसे यह उपनाम नापसंद था, चिराग के पास उतरा और उसे जलने से बचाने के लिए अपने शरीर की गर्मी कम कर दी। ठाकुर, उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। सेना में शामिल जीनोम के विपरीत उसने साधारण कपड़े पहने थे। तैयार? जैसे मैं पैदा हुआ था। प्रलय से पहले भी ठाकुर लंदन फायर ब्रिगेड में पूर्णकालिक अग्निशामक था। उसकी मुख्य शक्ति को देखते हुए यह विडंबना ही है। उसे यह सोचना अच्छा लगता था कि वह अब भी निर्दोषों के लिए खतरा पैदा करने वाली आग बुझाता है, भले ही कुछ आग अपनी आंखों से बिजली गिरा सकती हों। हमारे पास कितना समय है? अगर आप तैयार हों तो एक आखिरी भाषण के लिए काफी है। उसने मजाक करने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर ने अपनी पुरानी साथी के लिए अपनी चिंता नहीं छिपाई। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? उसने उससे पूछा। तुमने इतने सारे लोगों को एक साथ कभी नहीं जोड़ा, साइडकिक की मदद से भी नहीं। शक्तियों के इस्तेमाल के बिना हम लड़ाकू एआई को मात नहीं दे सकते, पायथिया ने जवाब दिया। नील की सेनाएं इतनी प्रभावी हैं क्योंकि वे एकजुट होकर लड़ती हैं। उनकी संख्या हमसे 1000 से भी ज्यादा है। भले ही हमारे पास महाशक्तियां हों, हमें हर संभव लाभ की जरूरत है। मैं बस इतना कह रही हूं कि जोखिम बहुत ज्यादा है। जब वह किसी बड़े समूह का निर्देशन करती थी तो उसे अक्सर खतरनाक सिरदर्द होता था, और इतना बड़ा कभी नहीं। मेरे उलट तुम्हारे घर पर अभी भी पति और बेटा है। यह वास्तव में उनके लिए है कि मैं सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार हूं। ठाकुर इस बात से असहमत नहीं हो सके। मानो किसी संकेत पर विभिन्न योद्धा उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। ज्यादातर 1 दर्जन लड़ाइयों के अनुभवी थे, कुछ नए रंगरूट थे। ठाकुर ने उनमें अपने कुछ अन्य साथियों को देखा। टेलीपोर्टर एस लंबे भूरे बालों वाली एक झाइयों वाली युवती, ऊंचे बूट, लाल कोट और पंखों वाली टोपी पहने, एक बदमाश जैसी पोशाक पहने हुए, और मिस्टर रिया, एक शुद्ध ऊर्जा तरंग दैर्ध्य वाली प्राणी जो एक फैंसी बैंगनी सूट में सजी हुई थी। हर किसी की नजर सोनू पर थी। मैं भाषण देने वालों में से नहीं हूं, रेड जीनोम ने घोषणा की। शाइनिंग नाइट और निधोक शायद मीलों दूर अपने सैनिकों से बात कर रहे थे, तो मैं संक्षेप में और सीधे मुद्दे पर आऊंगा। बस यही है, यह अंतिम युद्ध है। नील थक चुका है। उसकी सुविधाएं जो हम ढूंढ सकते थे नष्ट हो चुकी हैं। उसका आखिरी जीनोम लेफ्टिनेंट अस्मोडियस मारा गया है। उसके पास सैनिक हथियार और विकल्प कम हैं। यह उसका आखिरी मोर्चा है और वह यह जानता है। यह खबर राहत देने वाली होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी ने इस पागल के हाथों कुछ खोया है। परिवार, दोस्त, घर। लेकिन जैसा कि कहते हैं, एक कोने में फंसा चूहा बिल्ली को काटेगा। एस ने सोचा। दर्शकों में कुछ लोग हंस रहे थे। हम जानते हैं तुम हमेशा यही कहते हो, लेकिन इस बार हो सकता है
कि चूहा बिल्ली को मार डाले, सोनू ने रूपक के साथ कहा। पाइथिया के इशारे पर एक प्रकाश संचालन करने वाले जीनोम ने ठाकुर के पीछे 2 विशाल युद्ध मशीनों की छवि प्रक्षेपित की, विशाल उपग्रह सौरपाल और विशाल लेजर तोपों से सुसज्जित। ठाकुर ने बताया, ये कुजाता और बहामुत हैं, ऐसे कक्षीय उपग्रह जिनमें पूरे देश को तबाह करने की क्षमता है। नील के पिछले कक्षीय हथियार पृथ्वी की निचली कक्षा में ही थे, जहां उन्हें नष्ट किया जा सकता था। हालांकि नए हथियार अंतरिक्ष में बहुत गहराई तक उड़ जाएंगे और मैं भी उन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। कुछ ही घंटों, शायद कुछ ही मिनटों में नील उन्हें प्रक्षेपित करने और हम सबका सफाया करने की कोशिश करेगा। भीड़ में कानाफूसी फैल गई तथा स्थिति की भयावह वास्तविकता उनके सामने आ गई। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, इस युद्ध में हमारी मदद को लेकर थोड़े आशंकित थे। लेकिन यह राष्ट्रों के बीच या नायकों और खलनायकों के बीच की लड़ाई नहीं है। यह जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है, और सबसे बढ़कर यह समय के विरुद्ध लड़ाई है। हमारे दोहरे लक्ष्य हैं इन उपग्रहों को सक्रिय होने से पहले ही नष्ट करना और नील को हमेशा के लिए हराना। पिछले कुछ महीनों में हमने उसके भागने के रास्ते व्यवस्थित रूप से बंद कर दिए हैं। आज हम मौत तक लड़ रहे हैं। अच्छा, कजाक ने कहा। उसका स्वर खतरनाक था। नील की मौत? हां, ठाकुर ने सहमति जताई। नील ने बहुत पहले ही अपनी मानवता त्याग दी थी। वह उन सभी चीजों को नष्ट करना चाहता है जो हमें इंसान बनाती हैं। हमारे दिलों की जगह धातु और हमारी आत्माओं की जगह तकनीक लाना चाहता है। वह एक तानाशाह है जो मानता है कि इंसानों को उसका गुलाम होना चाहिए, क्योंकि वह हम में सिर्फ बुराइयां ही देखता है। लेकिन वह गलत है। जीवित सूर्य ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसके आगे के उपग्रह तेज रोशनी की चमक में ढह गए। इंसान गुलाम नहीं है, वह चिल्लाया। नील ने सबसे बुरा देखना चुना, लेकिन हमने सबसे अच्छा देखना चुना। इंसान करुणा करने में सक्षम है, कला और दया के, महानता के, और साथ मिलकर हम इस दशक भर के दुस्वप्न को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आज हम अपना ग्रह वापस ले लेते हैं। उनकी घोषणा का स्वागत शोरगुल और युद्ध के नारे के साथ हुआ। इसके तुरंत बाद ठाकुर आकाश में उड़ गया। उसके पीछे दर्जनों उड़ने वाले थे। कोसैक के कवच ने उसकी पीठ में लगे शक्तिशाली प्रोपेलर को सक्रिय कर दिया। एक क्रोम मानव रूपी प्राणी अकेले उसकी इच्छा से उड़ गया। थल सेनाएं आक्रमण वाहनों या टेलीपोर्टरों द्वारा ढाल की ओर बढ़ीं। अब सत्य का क्षण आ गया है। ठाकुर बादलों के ऊपर ढाल की ओर मुंह करके उड़ गया। उसने अपने भीतर ऊर्जा का निर्माण किया सुपरनोवा बनने की तैयारी में, और फिर उसने दुनिया को आग लगा दी। उसके हृदय के केंद्र से प्रकाश की एक केंद्रित किरण निकली जिसने आकाश को जला डाला। आयनित लेजर ने लाल बल क्षेत्र और एक तोरण को सहारा देने वाले पहाड़ पर प्रहार किया, जिससे पत्थर पिघल गया। विस्फोट के दौरान बल क्षेत्र पानी की तरह लहरा रहा था, एक अजेय शक्ति जो एक अचल वस्तु का सामना कर रही थी। और फिर उनमें से एक ने हार मान ली। साराजेवो के आसपास का बल क्षेत्र शॉर्ट सर्किट हो गया और सोनू की किरण ने उसे सहारा देने वाले खंभे को वाष्पीकृत कर दिया। विस्फोट शहर की ओर बढ़ता रहा और एक प्रलयंकारी विस्फोट में पूरी सड़क जलकर राख हो गई। शहर के चारों ओर ढाल गिर गई और नील की सेना जाग गई। गोलाकार ड्रोन तुरंत आसमान में कीड़ों के झुंड की तरह फैल गए और नायकों पर लेजरों से गोलीबारी शुरू कर दी। धातु के टावरों में छेद हो गए, जिससे सैकड़ों बीम बुर्ज दिखाई देने लगे, जबकि जमीन पर मौजूद रोबोट और वाहन तोपखाने की गोलाबारी से खुल गए। सोनू के उड़ते हुए साथी ड्रोन झुंड को रोकने के लिए आगे बढ़े, जबकि अग्निजीनोम उसके प्रयास से उबर गया। हालांकि वह एक विशाल शक्ति भंडार का उपयोग कर सकता था, उसे फिर से भरने के लिए समय चाहिए था। ढाल नीचे करते ही बाकी समूह कार्रवाई में जुट गए। हरी रोशनी की एक चमक ने पूर्व दिशा के अंधेरे को रोशन कर दिया। निधोग अपने रूपांतरण से गुजर रहा था। हरा जीनोम एक विशाल किलोमीटर लंबे सांप में बदल गया, जिसके तराजू मानव खोपड़ियों जैसे थे। राक्षस शहर की ओर रेंगता हुआ आगे बढ़ा। उसके जड़ से पत्थर पिघल रहे थे, जबकि उसकी अपनी सेनाएं उसका पीछा कर रही थीं। बैंगनी रंग की टिमटिमाती रोशनियां साराजेवो में चमक उठीं और ऐस ने छोटे छोटे समूहों को शहर भर में टेलीपोर्ट कर दिया।
पश्चिम में साराजेवो में विस्फोटों ने थर्रा दिया शाइनिंग नाइट शहर में प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि वह कोई बड़ी ताकतवर नहीं थी, लेकिन पुरुषों की इस करिश्माई नेता ने युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। उसका भारी हरा कवच लेजरों को झटक रहा था, जबकि वह अपनी चमकदार ऊर्जा तलवार से रोबोटों को काट रही थी। उसकी टुकड़ी अब तक की सबसे बड़ी थी, जिसमें भाग लेने वाले जीनोम का लगभग आधा हिस्सा शामिल था। उनमें से अधिकांश जर्मनी की राख से उभर रहे एक लोकतांत्रिक राज्य, नए बवेरिया गणराज्य के रक्षक थे। नील ने एक बार उनका घर नष्ट कर दिया था और अब वे न्याय होते देखेंगे। ठीक होने के बाद सोनू शहर में उड़ गया। उसके पीछे कोसैक और कुछ टोपीधारी साथी भी थे। उनके सहयोगियों ने ड्रोन झुंडों से निपटने के लिए आगे का रास्ता साफ कर लिया था, लेकिन उन्हें भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। टावरों ने चारों दिशाओं में सैकड़ों लेजर छोड़े, जीनोम और इमारतों को समान रूप से काट दिया, जबकि रक्षात्मक बुर्जों से तोपखाने की गोलाबारी ने लगभग हर खड़ी इमारत को नष्ट कर दिया। और जाहिर है, मिस्टर रिया अपनी शेखी बघारने से खुद को नहीं रोक पाए। दिखावा करने वाला रोबोटों से भरी सड़क के बीचों बीच हाथ ऊपर उठाए चला आया था। क्या तुम्हें डर लग रहा है रोबोटों? रोबोटों ने बीच में ही गोलियां चला दी, लेकिन लेजर और गोलियां रेड जीनोम को बिना किसी नुकसान के भेद गईं, क्योंकि मिस्टर रिया आंसुओं से पलते हैं। मिस्टर रिया गायब हो गए। उनका तरंग दैर्ध्य शरीर प्रकाश की गति से चलने वाले एक घातक लेजर में बदल गया। सोनू को कुछ समझ में आने से पहले ही उनके साथी ने रोबोटों के बीच से रास्ता बना लिया था और मशीनों को उनके बीच से गुजरते ही दो हिस्सों में काट दिया था। इस बीच वेयरवुल्फ भाई बहन राक्षसों के एक झुंड का नेतृत्व करते हुए अपने नंगे पंजों से एक टैंक को चीरने में व्यस्त थे। टोपी पहने उस आदमी ने धातु के एक बुर्ज पर हमला किया और उसे तोड़कर नीचे गिरा दिया। बाकी उड़न तश्तरियां जमीनी सेना का साथ देने के लिए फैल गईं, जबकि ठाकुर और कजाक नील के किले की ओर बढ़े। विशाल बेस की दीवारें खुल गईं और जेटपैक से चलने वाले रोबोट भारी राइफलों से लैस होकर उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उन्होंने तुरंत उन दोनों पर काले प्रोजेक्टाइल की बौछार कर दी, जिससे वे फैल गए। हालांकि वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रोबोट की गोलियां किसी भी चीज को चीरती हुई अपने आसपास मौजूद हर चीज को निगल रही थीं। ग्रेविटी राइफलें। ठाकुर ने पहले भी कुछ मुठभेड़ों में इनका सामना किया था और एक ने तो उसका कोर लगभग फाड़ दिया था। उसे शक था कि नील ने यह हथियार खास तौर पर उसके जैसे ऊर्जा आधारित जीनोम को मारने के लिए डिजाइन किया था। ठाकुर ने प्लाज्मा किरणों से जवाबी हमला किया, जबकि कोसैक ने अपनी कंधे पर रखी तोप से मशीनों पर वार किया। दोनों पक्षों ने घातक सटीकता से निशाना साधा और शान से आगे बढ़े। मशीनें अमानवीय निपुणता और सजगता से बच निकलीं, जबकि जीनोम्स की गति तेज थी। पाइथिया के नेटवर्क के मार्गदर्शन में ठाकुर किसी तरह की समाधि में चला गया। उसका शरीर अपने आप हिलने लगा, मानो किसी आदिम प्रवृत्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो, उसके चेतन मन को बंद कर दिया हो और केवल एक युद्ध कार्यक्रम छोड़ दिया हो। वह उन मशीनों से अलग नहीं रहा जिनसे वह लड़ता था। नहीं, सोनू को एहसास हुआ वह इन मशीनों से अलग था। पाइथिया का नेटवर्क हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा रखने की आजादी देता था, फिर भी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए और बिना किसी समानता के लोगों को एक साझा मकसद के लिए सहयोग करने की इजाजत देता था। उनकी सेना अपनी विविधता में एकजुट थी, जबकि नील की मशीनें नासमझ प्रतियां थीं। एक तानाशाह के बेजान गुलाम जो स्वतंत्र इच्छा को एक बीमारी मानता था, न कि एक अनमोल चीज। और एक समय ऐसा आया जब पाइथिया का नेटवर्क नील के रोबोटिक हाइव माइंड से बेहतर प्रदर्शन करने लगा। ठाकुर ने एक रोबोट को मारा, फिर 2 को, फिर 3 को। संख्याएं बढ़ती रहीं, लेकिन जीनोम का दृश्य धमाकों, काली गोलियों और जलती हुई धातु तक सीमित हो गया था। 50, 70। वे कब सीखेंगे? कोसैक ने अपने कंधे पर रखी तोप से ड्रोनों पर बमबारी करते हुए पूछा। सोनू ने प्लाज्मा विस्फोटों में उसकी सहायता की। दोनों विंगमेट्स ने अपने हमले को पूर्ण समन्वय के साथ समन्वित किया। पाइथिया के नेटवर्क ने उन्हें विस्फोटों के ऊपर एक दूसरे को सुनने की भी अनुमति दी, भले ही यह सुनने में आश्चर्यजनक था। और फिर भी उनके प्रभावशाली प्रतिरोध के बावजूद और अधिक रोबोट आते रहे।
इन मशीनों से लड़ने में एक अजीब सा डर था। इंसान और जानवर डर महसूस कर सकते थे, हारे हुए युद्धों से भाग सकते थे, अक्सर हमला करने से पहले हिचकिचाते थे या बातचीत करने की कोशिश करते थे। लेकिन नील के रोबोट नहीं। उन्हें कोई पछतावा नहीं हुआ, उन्होंने कोई आवाज नहीं की और कभी पीछे नहीं हटे। सोनू ने स्टील की एक बेरहम लहर का मुकाबला किया जो उसे मारना चाहती थी, फिर भी लड़ाई उनके पक्ष में जाती दिख रही थी। शाइनिंग नाइट की सेना पश्चिमी तरफ मोर्चा संभाले हुए थी। जबकि निधोक शहर तक पहुंच गया था, उसने अपने वजन से इमारतें गिरा दीं और एक लेजर टावर को कुचल दिया। नील के मरे हुए साइबोर्गों की लाशें संपर्क में आते ही विशाल सरीसृप द्वारा अवशोषित कर ली गईं, जिससे दुश्मनों के ऊर्जा हथियारों से नष्ट हुए उनके बायोमास का पुनर्जनन हो गया। एक बार रूपांतरित हो जाने के बाद निधोक लगभग अजेय हो गया। मौत से प्रेरित एक रथ। उसके सैनिक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। साइबरनेटिक या जैविक प्रत्यारोपणों से संशोधित जीनोम। किसी बड़े शार्क को सहारा देने वाले रेमोरा की तरह वे ज्यादातर अपने नेता को छोटे ड्रोनों से बचाने में लगे रहे, जो उस पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। योजना यह थी कि सरीसृप टाइटन रक्षात्मक टावरों को नष्ट कर दे और फिर अपने एसिड थूक के साथ नील के किले में सेंध लगाए। हालांकि दुष्ट जीनियस के पास कोई चाल हो सकती है। जैसा कि पता चला, उसके पास दो थे। लाल जीनोम ने नील के किले के पास हलचल देखी। अड्डे के अनंत आकार को बनाने वाले दो वृत्तों के अंदर छेद खुल रहे थे। गगनचुंबी इमारतों के आकार के दो विशाल रॉकेट जमीन से निकले और अविश्वसनीय गति से आकाश की ओर उड़े। कुजाता और बहामुत को लॉन्च किया गया था। सोनू तुरंत उनके पीछे दौड़ा और कुजाता पर प्लाज्मा किरण छोड़ी। रॉकेट के चारों ओर एक बल क्षेत्र ने उसके हमले को विफल कर दिया और हालांकि यह कुछ देर के लिए रुक गया, फिर भी दोनों कक्षीय हथियारों ने अपनी चढ़ाई जारी रखी। अगर वे बहुत दूर निकल गए तो। ठाकुर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया और उड़ते रोबोटों के बीच से रास्ता बना लिया। वे जीतने के लिए नहीं, बल्कि देरी करने के लिए लड़ रहे थे। अगर कजाक ने संक्षिप्त बुद्धि से उत्तर दिया और पूरी गति से कुजाता के पीछे उड़ता रहा। इसमें लगा जी फोर्स किसी भी सामान्य पायलट को कुचल देता, लेकिन उस सतर्क व्यक्ति ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उपग्रह तक पहुंच गया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कथनी से ज्यादा करने में विश्वास रखता था। ठाकुर ने बहामुट का पीछा किया, उससे टकराने और उसके बल क्षेत्र को पार करने का इरादा किया। तभी उसके पीछे से एक गर्जना गूंजी। लाल जीनोम ने पीछे मुड़कर देखा तो किले से एक राक्षस निकला। यह जीव किसी बायोमैकेनिकल यूरोपीय ड्रैगन जैसा दिखता था। 10 मीटर ऊंचे इस सरीसृप के पंख सौरपाल जैसे थे और इसके लाल शल्कों ने छाती, सिर और पंजों को काले रंग की मशीनों से ढक रखा था। इसकी पीली सरीसृप जैसी आंखें लाल जीनोम को घूर रही थीं, जिससे उसकी बुद्धिमत्ता का आभास हो रहा था। आखिर वह क्या था? एक बायोमैकेनिकल युद्ध मशीन। ठाकुर के पास इससे लड़ने का समय नहीं था, वरना बहामुत पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाता। मानो उसके विचारों का उत्तर देने के लिए अजगर ने अपने दोनों हाथों से ठाकुर की ओर इशारा किया, जिसके पंजे लाल ऊर्जा से चमक रहे थे। एक कुचलने वाली शक्ति ने जीवित सूर्य को जकड़ लिया और उसे नीचे धकेल दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि ठाकुर अंततः जमीन पर गिर पड़ा और एक अदृश्य हाथ उसे बहामुत से दूर खींच रहा था। हालांकि वह प्लाज्मा और अग्नि में ज्यादा कुशल था, ठाकुर अपने गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि वह ज्यादातर उड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता था, उसने कुछ और तरकीबें भी सीख ली थीं। अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को नियंत्रित करके वह उस प्रभाव को ध्वस्त करने में कामयाब रहा, जिससे वह नीचे गिर गया और फिर से लड़ाई में वापस आ गया। वह क्या था? ठाकुर ने अजगर का पीछा करते हुए जोर से पूछा। गुरुत्वाकर्षण कुआं? गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण, पायथिया ने कहा जैसे ही ड्रैगन वापस दहाड़ा। यह एक लाल है। ठाकुर को एक पल के लिए लगा कि उसने गलत सुना है। क्या? लेकिन सिर्फ इंसान ही तो हैं अब तक। नील की शक्ति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर नैनोटेक निर्माणों तक बहु एजेंट प्रणालियां ही शामिल थीं। उनका उद्देश्य नई तकनीकों के निर्माण के लिए समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का निर्माण करना था, जिससे उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में भी सफलताएं मिल सकें। नील सबसे खतरनाक किस्म का जीनियस था।
वह जो और भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन सोचिए कि उसने अमृत का रहस्य उजागर कर दिया था। दुष्ट जीनियस को भागने नहीं दिया जा सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने भीतर प्लाज्मा इकट्ठा करके ठाकुर ने उस जीव पर एक घातक किरण फेंकी। हालांकि वह सुपरसोनिक गति से चल रहा था, लेकिन वह राक्षस प्रकाश से तेज नहीं चल पा रहा था। लेकिन जैसा कि पता चला, उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। इसके बजाय उसने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को खाली हवा पर घुमाकर मुट्ठी के आकार का एक छोटा सा ब्लैक होल बना दिया। इस घटना ने ड्रैगन को अपने अंदर समाहित कर लिया और फिर गायब हो गया। आयन किरणें हवा के अलावा किसी और चीज पर नहीं गिरी। अरे क्या इसने वर्महोल या कुछ और बनाने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया? जो भी हो, ठाकुर को विलंबित करके उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था। कोसैक किसी तरह कुजाता को नीचे गिराने में कामयाब हो गया था। उपग्रह का मलबा साराजेवो की सड़कों पर गिर गया था, लेकिन बहामुत आसमान में एक धुंधली रोशनी का बिंदु बन गया था। 6 कैलकुलेटर के अनुसार बहामुत के ऑनलाइन होने पर साराजेवो पर गोलाबारी करने की 77% संभावना है। पाइथिया ने चेतावनी दी। यह संभावना हर 10 मिनट में एक अंक बढ़ रही है। क्या नील इतना हताश हो गया था कि उसने अपने ही अड्डे पर गोलीबारी कर दी? अब बात जीतने की नहीं रही। ठाकुर आकाश की ओर मुड़ा, जरूरत पड़ने पर अंतरिक्ष के अंधेरे में भी उपग्रह का पीछा करने को तैयार। तभी पाइथिया की आवाज ने उसे टोका, नहीं, ऐसा मत करो। किले पर हमला करो और नील तक पहुंचो। स्विच खींचने से पहले उसे मार डालो। संभावनाएं बेहतर हैं, लेकिन उपग्रह, कुछ और भी बुरा होने वाला है। ठाकुर ठिठक गए। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर उसका किला जल्द ही तबाह नहीं किया गया तो नील किसी न किसी तरह साराजेवो में सबको मार डालेगा। पाइथिया ने कहा। उसका धैर्य सचमुच के डर में बदल गया। बंकर को किसी भी कीमत पर नष्ट कर दो। अंदर मेरा क्या इंतजार कर रहा है मुझे नहीं पता। उसके शब्द भयावह हो गए। मुझे सिर्फ काला ही काला दिखाई देता है। सब कुछ काला है। सोनू ने युद्ध के लिए खुद को तैयार किया और किले की धातु की दीवारों के माध्यम से मच स्पीड पर उड़ान भरी। नील अंदर ही अंदर इंतजार कर रहा था। नील कहां छुपा हो सकता है? ब्लास्ट डोर और स्टील की दीवारों को तोड़ते हुए ठाकुर हारग्रेव्स को वातावरण में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अंतरिक्ष खुद ही मुड़ रहा था और मुड़ रहा था। किसी चीज ने बेस के अंदर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर दिए थे, जो वास्तविकता के ताने बाने को तहस नहस कर रहे थे। जैसा उसने सोचा था, नील का किला भी एक कण त्वरक ही था। क्या जीनियस ने उसे सक्रिय किया था? किस काम के लिए? यह उसके द्वार पर खड़ी सेना को कैसे पीछे हटा सकता था? पाइथिया, मैं कहां जाऊं? ठाकुर ने पूछा, लेकिन उसे सिर्फ मानसिक स्थिरता ही सुनाई दे रही थी। किले के अंदर जो कुछ भी हो रहा था, उसने दूर संवेदी संपर्क में बाधा डाली। वह अपने आप पर था। ठाकुर अंततः किले के कोलाइडर में पहुंच गया, जो स्टील का एक बंद परिपथ था, जिसके अंदर कण आश्चर्यजनक गति से गति करते थे। अज्ञात नीली ऊर्जा की एक धारा अधिरचना से होकर गुजरी और लाल जीनोम उसमें ऐसे प्रवेश कर गया जैसे नदी में तैरती मछली। उसने कोलाइडर के अंदर के कणों की पहचान नहीं की। शायद वे आधुनिक विज्ञान द्वारा अनदेखे थे या पृथ्वी की वास्तविकता के मूल निवासी नहीं थे। सोनू को उस धारा के अंदर चीजें दिखाई देने लगीं, जिससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। कच्चे आंकड़ों से बनी अजीबोगरीब अमानवीय आकृतियों के नीले भूरे प्रेत, जो पलकें झपकाते हुए अस्तित्व में आते जाते रहते थे। ये मृग तृष्णाएं कभी एक आकार में स्थिर नहीं रहती, लगातार बदलती रहती हैं। क्या हो रहा था? जीवित सूर्य उस परिवेशी ऊर्जा को पहचान सकता था, जो सुविधा के केंद्र में एक ही स्थान पर केंद्रित थी। वह बिंदु जहां अनंत चिन्ह बनाने वाले दो चक्र आपस में मिलते थे। वह नीली धारा का अनुसरण करते हुए उसके अंतिम बिंदु तक गया और अंततः और भी स्टील की दीवारों से टकराता हुआ आगे बढ़ा। नीली धारा उसके पीछे रिसकर सूक्ष्म कणों में बिखर गई। सोनू का क्रैश कोर्स किले के बिल्कुल बीचों बीच जाकर खत्म हुआ। एक कमांड सेंटर जो बिल्कुल HR गिगर के बुरे सपनों जैसा था। पूरा कमरा स्टील के बने गॉथिक गिरजाघर जैसा लग रहा था, जिसकी दीवारें जीवंत थीं। धातु की नसें उनमें से होकर गुजर रही थीं और इमारत में गाढ़ा काला तेल भर रही थीं। संरचना सांस लेने में सक्षम लग रही थी, जबकि
कुंडलित टिन के कांटे छत को थामे हुए खंभों का काम कर रहे थे। आंखों जैसे पर्दे बाहर चल रहे युद्ध के दृश्य दिखा रहे थे, जबकि लाउड स्पीकर चेतावनी दे रहे थे। हाथियों के आकार के 6 विशाल बायोमैकेनिकल मस्तिष्क एक ऊर्जा स्तंभ के बीच तैरते हुए एक छोटे से नीले धब्बे के चारों ओर एक घेरा बना रहे थे, जो पूरी संरचना का केंद्र बिंदु था। हर मस्तिष्क बाहरी दुनिया से मजबूत कांच के टैंकों से सुरक्षित था और मोटे तारों से जुड़ा हुआ था। सोनू ने अंदाजा लगाया कि ये बायोमैकेनिकल सुपर कंप्यूटर थे, जिनमें अपने मालिक के पूरे युद्ध अभियान को संचालित करने वाले एआई रखे हुए थे। नील वहां था, नीले धब्बे के नीचे एक चबूतरे पर खड़ा था। उस बुजुर्ग बूढ़े ने सिर्फ सादे सफेद कपड़े पहने थे और चलने के लिए उसे एक काली छड़ी की जरूरत थी। इस भयानक लोहे के दिल में वह अकेला मांस का प्राणी था, जो अपने एआई सेवकों को बोस्नियाई भाषा में आदेश दे रहा था। सारा डेटा बैकअप बेस पर ट्रांसफर कर दो। नील की आवाज बहुत शांत, बहुत धीमी लग रही थी, बहुत मानवीय। बाहर बची हुई सभी यूनिट्स को एक्टिवेट करो और गेट खोलो। डेटा ट्रांसफर शुरू हो गया है। लाउडस्पीकर से एक रोबोट जैसी आवाज आई। चेतावनी, आयामी निर्देशांक अपूर्ण है। उच्च स्तर की अस्थिरता अपेक्षित है। अगर हम साराजेवो को बर्बाद भी कर दें तो भी परवाह मत करो, दरवाजा खोलो। नील ने अचानक ठाकुर को देखा, जिसने उस आदमी की ओर अपनी हथेली उठाई हुई थी। अब जब वह जीनियस के चेहरे को गौर से देख पा रहा था, तो जीवित सूर्य को एहसास हुआ कि युद्ध ने उस पर भी अपना असर डाला है। 70 पार कर चुके नील को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से नींद नहीं ली हो। थकान से उसकी आंखें काली पड़ गई थीं और तनाव से उसके हाथ कांप रहे थे। वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसने कोई पोशाक नहीं पहनी थी, न ही वह कोई विशालकाय करिश्माई काला सरदार था। नील एक साधारण इंसान था, बिल्कुल किसी वृद्धाश्रम से निकला हुआ, जिसने लाखों शायद अरबों लोगों की जान ली थी। और फिर भी वह इन सब से बहुत थका हुआ लग रहा था। 1 दशक के अंतहीन युद्ध से टूटा हुआ जीवित सूर्य का हाथ डगमगा गया। अपनी गोली का पूरा इस्तेमाल करो, नील ने ठाकुर को तीखी नजरों से देखते हुए कहा। तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ठाकुर हरग्रेव्स ने उस पर बरसने के बजाय उस नफरत भरे तानाशाह की आंखों में सीधे देखा। क्या तुम खुश हो नील? उसने बोस्नियाई भाषा में पूछा। इस प्रश्न से जीनियस आश्चर्यचकित रह गया। क्या तुम ऐसे जीने में खुश हो? ठाकुर ने पूछा। हालांकि उसने कोई प्लाज्मा विस्फोट नहीं किया, उसने अपना हाथ ऊपर ही रखा। अगर पायथिया को पता होता तो वह उसे जिंदा ही फोड़ देती। बंकर में अकेले मशीनों से घिरे लोगों को इधर उधर मारते हुए, क्या यही तुम्हारी इच्छा थी? क्या तुम ऐसे जीने में खुश हो? किला हिल गया, जबकि जीनियस प्रश्न पर विचार कर रहा था। उसने दूसरी ओर देखा, फिर वापस ठाकुर पर ध्यान केंद्रित किया। नहीं, नील ने थका हुआ स्वर में स्वीकार किया। नहीं, मैं थका हुआ नहीं हूं। तो फिर तुम रुकते क्यों नहीं? तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? जीनियस ने झट से जवाब दिया। क्योंकि मैं यह मानना चाहता हूं कि इंसानी जिंदगी को संजोना चाहिए। तुम्हारे भी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मार भी दूंगा, लेकिन मुझे नादान कहो। अगर इस मामले को नियमानुसार खत्म करने की जरा भी गुंजाइश है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। ठाकुर रुका, अपने शब्द ढूंढने की कोशिश करते हुए। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसे कैसे हो, लेकिन तुम्हें यह बात गहराई से समझनी होगी कि दूसरों को चोट पहुंचाने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने ऐसा ही किया। ठाकुर ने देखा कि यह उसके पूरे चेहरे पर अंकित था। कृपया शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दीजिए, जीवित सूर्य ने कहा। अपनी मशीनों को रुकने के लिए कहिए और हम आपकी निष्पक्ष सुनवाई करेंगे। किसी और को नहीं मरना है, तुम्हें भी नहीं। आपने ही इसे शुरू किया है और आप ही इसे खत्म कर सकते हैं। नील की अभिव्यक्ति अचानक दुख से क्रोध में बदल गई। मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया, वह आदमी जहर से भरी आवाज में गुर्राया। बरसों से दबा हुआ गुस्सा सतह पर आ गया। तुमने ही किया। सर्बियाई लोगों ने स्रेब्रेनिका में मेरे बेटों को मार डाला और तुम लोग बस देखते रहे। अगर तुम चाहते हो कि यह युद्ध खत्म हो जाए तो मेरे रास्ते में आना बंद करो।